दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सादा सी टक्कर किसी की ज़िंदगी की समत बदल सकती है? जी हाँ, ये कहानी है सिमिल और आरिश की, एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो एक हादसे से शुरू होती है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप ऐसी ही खूबसूरत कहानियों से जुड़े रहें। वो सर्दियों के मौसम की सुबह थी। वो और ज़ैनब इस वक्त कॉलेज की ग्राउंड की घास पे बैठे थे और ज़ैनब इंतहाई फजूल सवालात पूछ रही थी और सीमल बेबस होकर जवाब दे रही थी। उसका अगला सवाल कुछ यूं था कि सीमी, तुम कैसे लड़के से शादी करोगी? मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हों तो तुम शादी करोगी? सीमल को ज़ैनब से ऐसे सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो इस तरह के ख़यालात और सोच से पाक इंतहाई सादा लूह लड़की थी। दीगर लोग, ज़ैनब और उसकी कोई दोस्त इस ज़हनियत की नहीं थीं। अचानक इस इफ्ताद की रविश में खोकर वो बोलना शुरू हो गई। वो जो इज़्ज़त देना जानता हो, लविंग और केयरिंग हो, मुझे दौलत शोहरत नहीं चाहिए, बस इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारूं मैं, और कुछ नहीं। ज़ैनब बोली, काफ़ी अच्छी सोच है तुम्हारी, मगर इस तरह के लड़के इस जहाने फ़ानी में कम ही पाए जाते हैं। तुम फिक्र न करो, मेरा वाला लेट आएगा मगर लाखों में एक आएगा। ओहो सीमी, और डायलॉग। लेकिन सीमी को क्या पता था कि कातिब तकदीर उसकी ये बात सुन चुकी है। और घर के बड़े अक्सर फरमाते हैं ना कि हर वक्त फजूल बात नहीं करनी चाहिए, कभी कभी कबूलियत का भी वक्त होता है। बस यही सीमल की ज़िंदगी का कबूलियत का वक्त था, और उसकी सारी ज़िंदगी के फैसले भी उसकी बात को कबूल करते हुए कातिब तकदीर ने तभी किए थे। वो ज़ैनब के बेहद इसरार पे आज सिर्फ स्कार्फ लेकर और मुनासिब सी सफ़ेद रंग की नेट की शर्ट, बमै सुर्ख पजामा और ऊपर सुर्खी कलर का हिजाब निहायत पाकीज़गी से लपेटे कोई आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। आज सीमल ने मामूल की तरह अबाया नहीं लिया था। वो दोनों कॉलेज से जल्दी निकलकर कैंट में मौजूद इंतहाई खूबसूरत होटल में लंच की गर्ज से गई थीं। चलो जल्दी से टेबल पकड़ो, मैं जिंगर ऑर्डर करके आई। ज़ैनब ने हुक्म चलाया। मजबूरन सीमल को हुक्म की तामील करनी पड़ी और जाकर टेबल पे बैठकर अपना बैग रखकर दूसरी कुर्सी भी घेर ली। सीमल इंतहाई साफ दिल की मासूम सी लड़की थी। पतले पतले नैन नकूश वाली, काली मोटी आंखें जो किसी की तरफ उठें तो उसे अपने सहर में मुब्तला कर दें, मगर वो अपने अंदर मौजूद हया और शर्म के बायस अपनी आंखें नीची ही रखती थी। ये अच्छे घर की परवरिश होती है जो अखलाक व अतवार से पता चलती है, और सीमल इसका मुंह बोलता सबूत थी। थोड़ी देर में ज़ैनब 2 जिंगर लिए आ गई। सीमी, वहाँ काउंटर पे पेप्सी के ग्लास रखें, प्लीज़ जान उठाकर इधर ले आओ। सीमल ना चाहते हुए भी उठ गई। वो वापस दोनों हाथों में ग्लास लेकर आ रही थी कि सामने से आते लड़के से इतनी बुरी तरीके से टकराई कि सारी की सारी पेप्सी सीमल की सफ़ेद शर्ट को ख़राब ही नहीं बल्कि उस पे बड़े बड़े धब्बे भी छोड़ गई। ज़ैनब, जो दूर से बैठी ये सब तमाशा देख रही थी, फ़ौरन उठकर आई, मगर अब तो देर हो चुकी थी। सामने मौजूद लड़का जो सीमल के जलवे बिखेरती शख्सियत में डूबा हुआ था, सीमल के बोलने पे होश में आया। ये क्या किया आपने? देख के नहीं चल सकते थे? मेरे कपड़े सारे खराब कर दिए। या अल्लाह, मैं घर कैसे जाऊंगी अब? सब कपड़े खराब कर दिए मेरे। सीमल जो गुस्सा करने में मसरूफ़ थी, एक मर्तबा भी मुकाबिल की सूरत नहीं देखी थी, और मद्दे मुकाबिल जो अभी तक अपनी सुध-बुध में वापस नहीं आया था, यकाएक हवास में आया। ज़ैनब जो यकसू खड़ी थी, मौका पाते ही बोली, कोई बात नहीं सीमी, सीमल, गलती हो गई इनसे, वो सॉरी तो बोल रहे हैं ना? मुकाबिल जो चुप खड़ा था, ज़ैनब ने ज़ोर का इशारा किया कि से सॉरी टू हर। फ़ौरन बोला, हाँ हाँ सॉरी, प्लीज़, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं आपसे अपनी इस गलती की तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तुम वॉशरूम चल के इसे साफ़ कर लो फ़ौरन, ताकि धब्बा न रहे। ज़ैनब झट से बोली, ओके, मैं जा रही हूँ, तुम यहीं वेट करो, मैं यहीं आऊँगी। सीमल ज़ैनब से गोशगुजार हुई। ज़ैनब इतनी देर उस लड़के की क्लास लेने के साथ साथ उससे माफ़ी मांगने लगी कि मेरी दोस्त ऐसी नहीं है, वो जब बाहर जाती है तो अबाया लेती है। आज मैंने ज़िद की कि नहीं लेना, तो इसलिए उसने नहीं लिया, और ऊपर से मैंने ही इसे कोल्ड ड्रिंक लाने का कहा था, तो और ज़्यादा मुझसे नाराज़ होगी। वो इतना नहीं डांटती है, मगर पता नहीं वो आपको कैसे इतना कुछ बोल गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। खैर, आप इससे सॉरी बोलने के बजाय इसको ताक क्यों रहे थे?
आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं पता नहीं कहाँ खो गया था कि हालात की संगीनी का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। और प्लीज़ सॉरी ना बोलें, गलती मेरी ही थी, मुझे ही देख के चलना चाहिए था, मेरा ही ध्यान कहीं और था। अगेन सॉरी। सॉरी तो आप सीमल मेरी फ्रेंड से कीजिएगा। बाय द वे, आपकी तारीफ? आई एम आरिश, इधर अकेले आया था। लड़के ने अपना मुख्तसर तारुफ दिया। फिज़ा में खुनकी बढ़ती जा रही थी। मौसम सरमा अपनी ज़ोरों पे था। दोपहर होने की बाइस सबकी हालत टाइट थी। आपकी दोस्त गालिबन, क्या नाम था उनका? हाँ, सीमल शायद। वो अभी तक बाहर नहीं आई, चलकर देखना चाहिए उन्हें। आरिश ज़ैनब से हमकलाम हुआ। जी ज़रूर, मैं अपनी खैर मना लूँ पहले। खैर चलिए चलकर देखते हैं। दोनों वॉशरूम की साइड का पता करके वहां पहुंचे। उधर सीमल अपनी शर्ट में पड़े दब्बे को साफ करने में कोशां थी। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो उसने पहली दफ़ा अपनी नज़र उठाकर उस दुश्मने जान को देखा जिसकी वजह से वो इस मुश्किल में फंसी थी। मद्दे मुकाबिल जिसको ज़ैनब आरिश के नाम से जानती थी, और बिलाशुबा वो आरिश ही था, हद से ज़्यादा कशिश रखने वाला, निहायत खूबसूरत, वर्जिशी जिस्म रखने वाला था। लेकिन सीमल को तो वो मानो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। देखो न ज़ैनी, ये दाग तो जा ही नहीं रहा, बल्कि और शर्ट गीली हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अबाया नहीं लिया था। मुझे पता होता ना तो कभी तुम्हारे साथ नहीं आती। सीमल जो आरिश की वजह से गुस्से में आई थी, सारा गुस्सा ज़ैनब पे उतार रही थी। और आरिश जो चुपचाप खड़ा था, उसके चुप होते ही बोला, आप मेरी जैकेट पहन के घर जा सकती हैं, अगर आप माइंड ना करें तो। मौका पाते और अपनी जान बचाते हुए ज़ैनब यकायक बोली, हाँ सीमल, तुम इनकी जैकेट पहन लो, वरना हमें बस में तो भी जाना है घर, कैसे जाओगी? सीमल जो परेशान थी, बारी बारी दोनों की शक्ल देखी। आप पहन सकती हैं, मैं माइंड नहीं करूँगा। आई गेस आप यही सोच रही हैं ना कि मैं क्या सोचूंगा? प्लीज़ पहन ले और मुझे माफ़ कर दें। मैंने वाकई आपको नहीं देखा था, और सर्दी भी बहुत बढ़ती जा रही है, किसी को नहीं पता चलेगा कि। आगे का जुमला सीमल की नज़रों का इर्तकाज़ खुद पर महसूस करते हुए वो पूरा नहीं कर सका। सीमल पहन लो, इतना मत सोचो, अभी सोचने का वक्त नहीं है, प्लीज़ यार फॉर मी। ज़ैनब जो जानती थी सीमल मुश्किल से राज़ी होगी, सरगोशी करते हुए बोली, ठीक है, दें। सीमल बस इतना ही शर्मिंदगी से बोल सकी, क्योंकि उसके दिमाग में अलग जंग छिड़ी हुई थी। पहने के नहीं, पता नहीं कौन है, कैसा है, और मैं इसकी जैकेट पहन लूँ? वही मासूम लड़कियों वाली सोच। आप प्लीज़ इजी होकर पहन ले और जाने की फ़िक्र मत करें, मैं छोड़ दूंगा आप दोनों को, जहां आप जाना चाहें। रात होती तो मैं शायद इसरार नहीं करता, लेकिन आई नो दिन में आप एक अदद मर्दाना लेदर जैकेट पहनकर इजी फील नहीं कर सकती। आरिश इंतहाई आजिज़ी से बोलने के बाद अपनी लेदर की जैकेट उतारने लगा और उतारकर आराम से सीमल की तरफ बढ़ा दी। सीमल ने हिचकिचाते हुए जैकेट पहन ली। जैकेट पहनते ही उसका बड़ा सा निशान, जो उसकी नई ईद की फेवरेट शर्ट खराब कर गया था, छुप गया, और इसके साथ ही ज़ैनब और आरिश ने सुकून का सांस लिया। चलो अब जिंगर खाते हैं, ज़ैनब तेज़ी से माहौल को बेहतर बनाने के लिए बोली। नहीं, मुझे सच में भूख नहीं लग रही, अब घर जाऊंगी मैं। तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, सीमल आंखें दिखाते हुए ज़ैनब से बोली। ओके, घर चलते हैं, ज़ैनब झट से बोली कि कहीं सीमल उसे मारना ही न शुरू कर दे। चले, मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी मुझे मेरी गलती का अजाला करना है। आरिश ने मुस्कुराते हुए पेशकश की, जिसे ज़ैनब ने झट से कबूल की। वेट, मैं बिल पे कर दूं, फिर निकलते हैं। आप लोग बाहर वेट करें, मैं फ़ौरन आता हूँ। आरिश ने गुफ्तगू आगे बढ़ाई। आरिश जिस वक्त बिल पे करके रेस्टोरेंट से बाहर आया था, तो वो दोनों बाहर मौजूद नहीं थीं। आरिश को हैरत का एक शदीद झटका लगा। फिर वो तमाम फजूल ख्यालात को जहन से निकालकर अपनी कार में आकर बैठा और इग्निशन में चाबी लगाकर कार स्टार्ट की। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था, बल्कि यूं कहा जाए कि उसने कार पार्किंग से निकाली ही थी कि उसे वो मासूम सरापा नजर आया जो ज़ैनब के साथ किसी रिक्शे वाले से किराए का पूछ रही थी। रिक्शे वाला चूंकि उनका हम उम्र ही था, तो वो सिमल को बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा था कि भला इतने प्यारे हुलिया की लड़की, वो भी मर्दाना जैकेट में। आरिश से उसकी ये तजलील बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जो कि सिर्फ अपनी इस्मत बचाने की कोशिश कर रही थी। आरिश हैरान था कि मुझे तो सिमल ने इतना कुछ बोला, मगर उस रिक्शे वाले को वो कुछ नहीं कह रही थी। सिमल जो चुपचाप रहने वाली मासूम लड़की थी, आज उसने ज़ैनब के सामने खूब सुनाई थी। ज़ैनब हमेशा से बोलती थी कि सिमी, इतनी मासूम हो, तुमको कोई आराम से बेवकूफ़ बना लेगा।
آج وہ صحیح معنوں میں اپنی جان سے پیاری دوست کی سخت کی مزاجی پر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ لڑکیوں کو تھوڑا سخت اور چالاک ہونا چاہیے، جبکہ سمل اس کے برعکس تھی۔ آرش بغیر موقع ضائع کیے فوراً گاڑی سے اتر کر ان دونوں کی طرف اس نیت کے ساتھ گیا کہ انہیں گھر وہ اپنی گاڑی میں چھوڑ کر اپنی کی گئی غلطی کا ازالہ کرے گا۔ آپ دونوں سے میں نے شاید گزارش کی تھی کہ گھر میں چھوڑ دوں گا، تو پھر یہ حرکت کیوں کی آپ نے؟ آرش سنجیدہ مگر تھوڑے غصے میں اپنے لہجے کو حد الامکان مناسب رکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ اپنے اتنے قریب سے کسی غیر مرد کی آواز سن کر سمل ششدر پیچھے مڑی، اس غرض سے کہ وہ اپنے اوپر حق جمانے والے کا دیدار کر سکے۔ اسی لمحے آرش کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، لیکن پھر اس نے چپ رہنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ ہم نے سوچا کہ آپ کو مزید تکلیف نہ دی جائے، زینب نے صفائی پیش کی، جبکہ یہ سوچ تو سمل کی تھی۔ زینب تو پورے دل سے راضی تھی کہ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، مگر سمل کسی صورت راضی نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی زینب کو ناچار اس کے ساتھ رکشے میں جانے کا ارادہ کرنا پڑا۔ مجھے آپ کی اس حرکت سے بہت تکلیف ہوئی ہے، آپ پلیز چل کر میری گاڑی میں بیٹھیے۔ ساتھ ہی اس نے اپنی وٹس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ رکشے والے سے مخاطب ہوا کہ آئندہ یہ سوچ کر باہر نکلنا کہ تمہاری بہن اور ماں اس معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ چلیں کہہ کر وہ آگے بڑھا اور وہ دونوں اس کے حکم کی تعمیل کر رہی تھیں اور سمل اپنے قدم آرش کی زندگی میں رکھ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ان دونوں سے گھر کا پتہ پوچھا تو انہوں نے گھر کا موجودہ پتہ بتایا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ زینب بولی، مجھے یہاں اتار دیں سمی، یہ تمہیں آگے تک چھوڑ دیں گے، بس تھوڑا سا آگے ان کا گھر ہے، اگر مسئلہ ہے تو تم بھی یہیں اتر جاؤ، میں تمہیں چھڑوا دوں گی۔ سمل تو خود داؤ پیچ میں تھی، فوراً بولی، ٹھیک ہے یہیں اتر جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے بھی آگے تک جانا ہے، کام ہے، آپ بیٹھی رہیں، میں چھوڑ دوں گا، آرش نے جھٹ سے بولا۔ آر یو شور؟ زینب نے تصدیق چاہی۔ یا آئی ایم ڈیم شور، آرش نے اسی روش میں جواب دیا۔ یہ زینب کی بچی مجھے کہاں چھوڑ گئی؟ یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ سیمل دل ہی دل میں زینب کو خوب گالیاں اور لعنت دے رہی تھی، خود تو بچ گئی اور مجھے پھنسا دیا۔ گھر میں نہیں گھسنے دوں گی اسے میں کسی صورت، آئے ذرا یہ گھر، اور بات تو بالکل نہیں کرنی میں نے۔ سیمل دل میں ہی زینب کو اپنی اس غلطی کی سزا دینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اچھا سیمی، بعد میں بات ہوتی ہے، اور آنکھ مارتے ہوئے وہ اسے مزید انگاروں پہ دھکیل گئی۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گی، سیمل دل ہی دل میں زینی سے مخاطب ہوئی۔ گاڑی اپنی رفتار سے محو سفر تھی۔ فرنٹ مرر سے اپنے اوپر نظروں کی تپش کو سیمل اچھے طریقے سے خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ مد مقابل جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا ہوش میں بروقت واپس آ کے سارا دھیان ڈرائیونگ پہ دیا۔ سیمل جس کی حالت غیر ہو رہی تھی وہ یہ بھول گئی کہ اس کا چہرہ اس کی دلی کیفیت کی عکاسی کر رہا تھا اور پریشانی پورے زور و شور سے عیاں تھی۔ سنیں، سیمل نے انتہائی مختصر لفظ میں مخاطب کیا، میرا نام آرش ہے۔ آرش نے اس کی غیر ہوتی حالت کا بھی خیال نہیں کیا۔ آپ یہاں اتار دیں، یہاں سے میں خود چلی جاؤں گی۔ سیمل نے ڈر کے مارے اپنی خواہش ظاہر کی۔ کیوں؟ میں گھر ڈراپ کر دوں گا، آپ بتا دیں مجھے۔ آرش نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ وہ اگر گلی میں مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، اسی لیے یہیں اتار دیں مہربانی کر کے پلیز۔ اوکے، جیسی آپ کی مرضی۔ آرش بے بس ہو کر ہم کلام ہوا۔ شکریہ، بس اتنا کہتے ہوئے وہ جیکٹ اتارنے لگی۔ اسی لمحے آرش نے اسے دیکھا اور یکایک بولا، آپ یہ کیوں اتار رہی ہیں؟ آپ گھر سے پہلے اتر گئیں اور اب اگر یہ مجھے دے دیں گی تو گھر اس طرح جائیں گی؟ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں، سیمل دل میں ہی اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ آرش نے کہا، آپ فکر نہ کریں اور پہن کر چلی جائیں، اگر قسمت میں ہوا تو کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی تو پھر آپ مجھے واپس کر دیجیے گا۔ آرش نے بروقت بول کر سیمل کی مشکل آسان کی۔ دونوں اس بات سے بالکل انجان تھے کہ قسمت بہت اچھے طریقے سے ان کا سامنا کروائے گی۔ جس وقت سیمل گھر پہنچی اس وقت عصر کا وقت نکل رہا تھا۔ جلدی سے نہا کر کپڑے تبدیل کر کے وہ فوراً صلاۃ العصر کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد سیمل نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنی ماں باپ کی لمبی زندگی اور گھر کی خیر و عافیت مانگی۔ نماز پڑھ کر وہ کچن میں آئی اور امی سے ابو کی طبیعت دریافت کی۔ سیمل اپنے ماں باپ کی چھوٹی بیٹی تھی اور اس کا ایک ہی اکلوتا بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی اور جو اپنی زندگی بے حد خوش و خرم طریقے سے گزار رہا تھا۔ سیمل کے ابو کا اپنا بزنس تھا۔ ولید، جو کہ سیمل کا بھائی جس کو پیار سے سیمل ولی بھیا پکارتی تھی، اپنی اکلوتی بہن پہ جان چھڑکتا تھا۔ ان کی بیوی بھی دل کی بہت اچھی تھیں اور سیمل کو اپنی چھوٹی بہن مانتی تھیں۔
वली भैया लंदन में अलग घर में अपने माँ बाप की इजाज़त से शिफ्ट हो गए थे। अलबत्ता वो रोज़ माँ बाप की तबीयत दरियाफ्त करने के लिए स्काइप पे रोज़ाना कॉल करते थे। इसके वली भैया की वजह से ही वो अपनी कीमती ख्वाहिश को पूरा कर रही थी। सीमल MBBS की सेकेंड ईयर में थी और ज़ैनब और उसकी दोस्ती कॉलेज लाइफ में हुई थी, जो अब तक मेडिकल कॉलेज में भी बरकरार थी। सीमल की वाहिद पक्की दोस्त सिर्फ ज़ैनब थी। वो उसी से हर बात शेयर करती थी। सीमल लड़कों से एलर्जिक थी। 20 की दहाई की नौजवान नस्ल की तरह सीमल बिल्कुल नहीं थी। वो इंतहाई रिजर्व नेचर की सादा लोह लड़की थी। उसे मेकअप वगैरह से चिढ़ बल्कि नफ़रत कहा जाए तो ठीक होगा। वो पर्दे का खास ख्याल रखती थी। उसके अबू की तबीयत चंद दिनों से नासाज थी, तभी वो ऑफिस से छुट्टियों पे थे। वो किचन में जाकर देखती है तो खाने में पुलाव बना होता है। उसे देसी खाने कम ही पसंद थे। वो अम्मी के कमरे में आती तो देखती अम्मी मली भैया से स्काइप पे बात कर रही हैं। वो भी अपने भैया को सलाम करती, हिना भाभी की तबीयत पूछकर अपनी छोटी सी फेरी डॉल का पूछती, जो अभी 1 हफ्ते पहले ही दुनिया में आई थी और इन सब की आंख का तारा बन गई थी। वली भैया, मेरी बेबी का क्या नाम रखा? तुम बताओ गुड़िया, क्या रखूं? अभी अम्मी से भी यही पूछ रहा था। आयशा रख दें, कसम से बड़ा प्यारा नाम है। सीमल ने नाम तजवीज़ किया, जिसको सुनकर उसके भैया खुश हो गए। गुड, नाइस नेम, आई लाइक इट। चलो गुड़िया, यही नाम रख देते हैं। शुक्रिया वली भैया, सीमल ने फॉर्मेलिटी अदा की। अरे पागल लड़की, डॉक्टर बन गई ये नहीं पता कि भाई को थैंक यू सॉरी नहीं बोलते? वली भैया ने छोटा सा शिकवा किया। अरे वली भैया सॉरी, सीमल थोड़ी सी शोक हुई। अम्मी देखें, ये नहीं सुधरेगी। कमरे में सीमल की जानदार हंसी गूंजी। सीमल तुम जाओ, मुझे बात करने दो। अम्मी ने शाही फरमान जारी किया। सीमल को नाचार उठना पड़ा। अपने कमरे में आकर वो पढ़ाई में मसरूफ हो गई। इकराम साहब की सेक्रेटरी ने कॉल रिसीव करने के बाद बरवक्त आके सलमान साहब के कमरे में इत्तला दी कि सर एक बैड न्यूज़ है। आगा कंपनी ने अपनी डील का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, तो कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है। सलमान साहब, जो अकेले ऑफिस में बतौर अफसर अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहे थे, सर पकड़कर बैठ गए। अपने आप से ही सरगोशी करने लगे कि ये कंपनी तो काफ़ी नुकसान में जाती जा रही है, मुझे इकराम से मिलना ही होगा। इकराम और सलमान बिजनेस पार्टनर थे और दोनों ही काफ़ी पुराने दोस्त थे, जिसे उन्होंने अपनी दोस्ती को बिजनेस शेयर करके और मजबूत कर लिया था। सलमान साहब उस वक्त घर जाना चाहते थे। उन्होंने घड़ी में वक्त देखा तो घड़ी ने रात 8 बजे का वक्त बताया। फिज़ा में खुनकी बढ़ती जा रही थी। मौसम अपनी मखसूस वक्त पर बदल रहा था। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे। किसी दरख्त पे एक मैना अकेली बैठी थी। थोड़ी देर बाद एक और मैना आकर उसकी तन्हाई दूर करने लग गई। सर, कल संडे के दिन तो मीटिंग ना रखें, मैं वो अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ। वो सर से इल्तिजाइया अंदाज में गुजारिश कर रहा था। सुनो बरखुरदार, हम तुमसे और तुम्हारे काम से हमेशा खुश होते हैं और तुम अपना काम पूरी डेडिकेशन से भी करते हो। आज तुमने हमसे काफ़ी अरसे बाद फरमाइश की है, तो क्या याद करोगे? चलो कल का ऑफ देते हैं, मगर याद रखना तुम एक बेहतरीन नेवी ऑफिसर और एक सीक्रेट एजेंट हो। तुम्हारे लिए कोई दिन संडे और कोई फैमिली नहीं होती। सर ने काफ़ी अच्छी याद दहानी करवाई। जी सर, आपने बजा फरमाया, बिल्कुल, आइंदा ख्याल रखूंगा। अभी इस कोताही के लिए माजरत। उसने माफ़ी मांगने में बिल्कुल देर नहीं की, क्योंकि वो जानता था इस फील्ड में आने के बाद उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हत्ता के माँ बाप भी। कल से उसे अपने माँ बाप की काफ़ी याद सता रही थी, तभी उसने घर जाने की दरख्वास्त की थी। जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके वो घर के लिए रवाना हो गया। घर आकर वो अपनी अम्मी के गले का हार बन गया, जो कि किचन में काम कर रही होती हैं। आ गया मेरा बेटा, बहुत दिन से मैं और तुम्हारे अब्बी तुम्हें याद कर रहे थे। अम्मी ने अपने बेटे का माथा चूमा। तभी तो मैं आ गया, देखे। फिर वो अपने मखसूस अंदाज में अम्मी के हाथों को चूम रहा था। चलो जल्दी से खाना लगा दूं तो तुम दोनों अब्बा बेटा खाना खाओ। क्यों, अब्बू ने खाना नहीं खाया अभी तक? उसे अब्बू की आदत का इल्म था, तभी उसे इतनी हैरानगी हुई। पता नहीं बेटा, जब से ऑफिस से आए हैं परेशान हैं, तुम यही पूछो जाकर, अम्मी ने बेबसी से जवाब दिया। वो सीधा अब्बू के कमरे में आया। सलाम दुआ के बाद उसने परेशानी की वजह पूछी तो अब्बू ने सब कुछ अपने सपूत के गोश गुजार कर दिया। सारी बात तवज्जो से सुनने के बाद वो बोला, अब्बू, आपको इकराम अंकल को सब कुछ बता देना चाहिए, आखिर को वो भी बिजनेस में बराबर के शरीक हैं। हाँ बेटा, मैं कल जाऊंगा उनके घर। मैंने सोचा है हम अपने 10% शेयर्स बेच देते हैं, इससे हमारी कंपनी स्टेबल हो जाएगी।
अब्बू ने अपना दिमाग चलाते हुए एक तरकीब बताई। ठीक है अब्बू, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो अपने ख्याल का इजहार करके उठ गया। अगली सुबह सीमल फज्र पढ़कर बाहर आ गई। चूंकि आज इतवार था तो आज अखबार ने आना था, तो वो अखबार पे तबसरा करने चली गई। थोड़ी देर में उसकी अम्मी अपना चाय का मग और सीमल के लिए कॉफ़ी ले आईं। सीमल ने तशक्कुराना अंदाज में कॉफ़ी लेते हुए सर खम किया। कॉफ़ी ख़त्म करने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। कॉफ़ी पीते हुए ही अम्मी ने बताया था कि सुबह भी अब्बू की तबीयत नासाज थी। वो अब्बू की वजह से परेशान भी थी कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि उनकी सेहत यूं गिरती जा रही है। आज उसका सफाई का मूड था और सोने पे सुहागा, आज मासी ने भी नहीं आना था, तो वो अकेली ही काम में जुट गई। मुकम्मल मासी वाले हुलिये में काम करते हुए उसे दोपहर हो गई थी। अब बस बाहर लॉन की सफाई रहती थी। वो जल्द अज जल्द ये काम खत्म करके अपनी पढ़ाई करना चाहती थी। इतने में मेन गेट पर बेल हुई। दरवाज़ा जैसे ही खोला, उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। नाश्ता करने के बाद सलमान साहब अपने ऑफिस चले गए थे। अलबत्ता उनके साहबजादे का देर तक सोने का इरादा था। लंच में उनकी वापसी ऑनलाइन टैक्सी पे हुई। उन्होंने देखा लॉन में 2 आंखें हैरत से देख रही थीं, जिनमें से एक उनके सपूत सीक्रेट एजेंट की थी और एक उनकी शरीके हयात की थी। वो गाड़ी खराब हो गई थी तो मैकेनिक के पास छोड़कर आया हूँ। उन्होंने दोनों नफूस की आंखों में मौजूद हैरत को देखकर टैक्सी में आने की वजह बताई। बेटा, मुझे थोड़ी देर में इकराम के घर ले चलना, उसके अब्बू ने मुअद्दबाना अंदाज में गुजारिश की। अच्छा अब्बू, आप हुक्म किया करें, आपका हुक्म सर आंखों पे। सर को थोड़ा खम करते हुए वो अब्बू के सामने झुका। वैसे अब्बू, आप मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं। नहीं बेटा, मुझसे तुम्हारी गाड़ी नहीं चलती, अब्बू ने शाही बहाना जारी किया। उसके बाद उनके इकलौते का कहकहा पूरे लॉन में गूंजा। थोड़ी देर बाद वो अपनी विट्स में अब्बू को लेकर इकराम अंकल की तरफ निकल गया। गाड़ी को आलीशान घर के सामने रोकते हुए उसने अपने अब्बू से इजाज़त तलब की। अब्बू, मैं जाऊं? नहीं बेटा, बस मुझे ये पेपर साइन करवाने हैं, वो करवा लूं और इयादत को लूं, फिर साथ ही चलते हैं। तुम भी अंदर चल लो साथ। अभी चले जाओगे तो फिर थोड़ी देर बाद आना पड़ेगा, फजूल में ख्वारी होगी। अब्बू 100 तरह के हालात बता दिए। ठीक है अब्बू, उसने बिला आखिर उनकी बात मान ली। डोरबेल देकर वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, जो चेहरा उसे सबसे पहले दिखाई दिया वो बेहद खुश कर गया। अभी तो उसने दिल में ही अपने अल्लाह से फरियाद की थी इतने खूबसूरत चेहरे को फिर से देखने की। उसे नहीं पता था बाज़ दुआएं इतनी जल्दी कबूल होती हैं। अगले दिन सीमल और ज़ैनब एक साथ कॉलेज के ग्राउंड में क़याम पजीर थीं। जब ज़ैनब ने उसे अपने नए आने वाले रिश्ते की खबर दी, ज़ैनब तो राज़ी नहीं थी। अलबत्ता उसके घर वाले, जिनमें उसके अम्मी अब्बू शामिल थे, सिर्फ मंगनी करने का कह रहे थे। शादी डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद करने का इरादा था। सीमल ने दिल ही दिल में अपने लिए शुक्र अदा किया कि अच्छा है उसका कोई प्रपोज़ल नहीं आया, वरना उसको मजबूरन घर वालों की बात माननी पड़ती। पर यह शुक्र थोड़ी ही देर का था। किस्मत ने उसका कोई बड़ा इम्तहान लेना था। किस्मत के आगे आखिर सभी आड़ते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा शहंशाह हो या इस मुआशरे का फ़कीर, किस्मत के आगे सब घुटने टेकते हैं। जब सीमल ने मेन गेट खोला तो मद्दे मुकाबिल को देखकर हैरत का एक शदीद झटका लगा। दूसरी तरफ भी यही कुछ हाल था, लेकिन वो अल्लाह की अज़मत पर तय दिल से रश्क कर रहा था। हैरत के समंदर में मौजूद तैरती किश्ती के अंदर सीमल को अपनी जान कहीं कैद होती हुई मालूम हो रही थी। हालत मासियों से कम न थी। ढीली चोटी में गुंधे बाल जो मुश्किल से कैद थे, आधे बाल फरेब देते हुए चेहरे पे झूल रहे थे। दोपहर की हल्की हल्की धूप के बायस पेशानी पे पसीने के चंद नन्हे नन्हे कतरे उठखिलियां कर रहे थे। हालात का बहादुरी से मुकाबला करते हुए बग़ैर मुकाबिल से डरे वो सलमान अंकल से मुखातिब हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सलमान अंकल, आइए अंदर। वालेकुम सलाम, हमेशा जीती रहिए बेटा, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, उन्होंने सच्चे दिल से दुआ दी। राहदारी उबूर करते हुए वो दोनों मर्द आगे और सीमल उनके कदमों की पैरवी कर रही थी। जब वो दोनों मर्द थोड़ा आगे चलकर रुके तो उसने जल्दी से आगे बढ़कर गेट खोला था जो राहदारी को लाउंज से मिलाता था। लाउंज में आकर सोफ़ों की तरफ इशारा करके अंकल और उसे मुखातिब हुई। आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं अब्बू को बुलाकर लाती हूँ। सीमल उन्हें बैठते हुए देखकर जल्दी से इस गर्ज से आगे बढ़ी कि अब्बू को बुला लो, मबादा कहीं वो अपनी ख़राब हालत को सोचते हुए ना डूब के मर जाए। उजलत में चलते हुए मेज़ के कोने से
जिस का शीशा अभी सफाई के दौरान उठाते हुए सीमल से टूटा था से ही जा टकराई। दर्द की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। दर्द इतना शदीद था कि वो वहीं ढह गई। खून तेजी से कटने के बायस पैर की छोटी उंगली से बह रहा था। आरिश बरवक्त उठकर सीमल के पास आया और इजाज़त तलब की। वो उसका पाँव देख ले, कहीं ऐसा नहीं हो कि बग़ैर इजाज़त के हाथ लगाने पर वो उसके बाप के सामने ही उसको थप्पड़ न मार दे। इजाज़त मिलने पर वो पाँव का जायज़ा लेने लग गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुमसे तुमको मांगे और तुम मुस्कुरा के कहो कि अपनी चीज़ मांगा नहीं करते? अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी मेरी शादी ना करें, अभी पढ़ाई मुकम्मल करने दें, फिर आप जिससे बोलेंगी मैं कर लूँगी शादी। ज़ैनब ने आखिरी कोशिश की। बेटा, हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। आखिर को कल हम मर गए तो कौन सहारा बनेगा तुम्हारा? तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है कि मैं थोड़ी बेफिक्र हो जाऊं। जवान लड़की जिसके माँ बाप ना होना तो इसको ये माशरा इन्हें जीने नहीं देता। तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है और वो तरह तरह के खेल खेलते हैं। मेरी मानो तो सिर्फ मंगनी कर लो मेरी जान। अम्मी ने आखिरी कोशिश करते हुए अपनी लाडली बेटी को लाजवाब कर दिया। ठीक है अम्मी, मैं राज़ी हूँ। जैसा आप और बाबा जानी बोलेंगे वैसा ही होगा। ज़ैनब ने बिलाखिर मैदान में हथियार डाल दिए। जीती रहे मेरी बेटी, मैं अभी शकीला यानी रिश्ते वाली बाई से बात करती हूँ। इतना कहकर अम्मी फ़ोन पर बात करने चल दी। बहुत गहरा कट लगा है, वेट, आप ऊपर बैठिए, मैं अभी आया। इतना कहकर आरिश सीमल को कंधों से सहारा देते हुए उठाने लगा। ऊपर सोफे पे बिठाकर वो फौरन वो लॉन की तरफ भागा जहां उसने अभी अंदर आते वक्त घियागुआर यानी एलोवेरा का पौधा लगा देखा था। सीक्रेट एजेंट और नेवी की ट्रेनिंग के दौरान उसे ये बात अच्छी तरह समझाई गई थी कि घियागुआर लगाने से फौरन खून रुक जाता है। जल्दी से एक डाली हाथ में लिए वो लॉन्च की जानिब आकर सीमल के सामने दो जानों बैठ गया और उसका पाँव उठाकर अपने घुटने पर रखा। सलमान साहब, जो सीमल के बराबर में आके बैठे उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी ये कोशिश बेसुध थी। जैसे ही घियागुआर लगाया, थोड़ी सी खौलन उसके पाँव में हुई क्योंकि उसका पाँव शीशे से जख्मी के होने के बाइस जलन पैदा कर रहा था। आरिश ने अपना एक हाथ अपना आगे बढ़ाया और उससे मुखातिब होकर बोला, आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप मेरे हाथ को दबा लें। यकायक सीमल ने नफ़ी में सर हिलाया। इतनी देर में अम्मी लॉन्च के कमरे से नमूदार हुईं। तकरीबन भागते हुए वो सीमल के पास आईं, खून देखकर, और वो भी उनकी बेटी के पाँव से। उनके हाथ पैर फूल गए। आरिश ने उनसे फर्स्ट एड बॉक्स मांगा जिसे वो फ़ौरन लेकर हाजिर हुईं। सीमल रोते हुए ये सोच रही थी कि आखिर क्यों ये शख्स मेरी हर तकलीफ़ का मरहम बन रहा है और हर मुश्किल में मेरा साथ देते हैं। पहले जैकेट देकर, फिर रिक्शे वाले को डांट कर मेरे दिल में अपने लिए इज्जत का मकाम बनाया, अब ये। क्या मैं कभी इनके काम आ सकूंगी? ख्याल रखा करो अपना जान, तुम मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है। सीमल अपनी तकदीर से बेखबर ये सोच रही थी, जबकि सीमल को ही आरिश को भरपूर तरीके से काम आना रहा। कभी कभी बिन मांगे भी खुदा ताला अपने बंदों की सुनता है। बिलाशुबह वो तो हर एक के दिल में दफन ख्यालात से भी वाकिफ़ है। वही सबकी सुनता और अता करता है। कुछ यही हाल सीमल और आरिश के साथ था। किस्मत उन्हें सामने तो ले आई थी, बस उन्हें एक दूसरे का एहसास दिलाना था। अफसोस, सद अफसोस, ये एहसास बहुत बुरी तरह दोनों के अंदर आना था। मैंने शकीला से बात कर ली है, वो लोग कल आएंगे, शायद कल ही छोटी सी रस्म भी कर दें। तुम कल जल्दी कॉलेज से आ जाना। अम्मी ने जैसे शाही फरमान जारी किया। ज़ैनब ने अपने धड़कते दिल को संभाल कर बस इतना पूछा, क्या मैं कल सीमल को बुला लूं? मेरी कोई बहन नहीं है तो वो साथ होगी तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगी। अरे मेरी बेटी, बुला लो सीमल बेटी को, वो तो खुद बेचारी सीधी साधी सी है। अम्मी ने उसे इजाज़त दी, जिसे सुनकर उसे थोड़ी ढारस मिली। थोड़ी देर में सीमल के वालिद मोहतरम भी इतनी बेचैनी के बायस बाहर लाउंज में आ गए। सीमल का पाँव देखकर उनके दिल को कुछ हुआ था। आखिर को वो उनका गोशाए जिगर थी। सीमल बेटा, लगता है स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे, उंगली से खून नहीं रुक रहा, इसलिए आई थिंक कट भी गहरा है। हुआ कैसे ये सब आखिर? इकराम साहब से आखिर रहा ना गया, तभी वो तफसील जानने के लिए बोल पड़े। आरिश ने उन्हें मुख्तसर अल्फाज में सारा वाक़या मनो तन सुना दिया। सीमल, चलो हम आपको हॉस्पिटल लेकर चले, इकराम साहब ने फ़ौरन बोला। सलमान साहब, जो इतनी देर से चुप थे, आखिर उन्होंने भी गुफ्तगू में शिरकत करते हुए शहीदों में नाम लिखवाया। इकराम, तुम यहीं रुको, सीमल को आरिश ले जाएगा। नहीं अंकल, मैं खुद ड्राइव करके ले जाऊंगी, आप लोग फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ।
इसके बरक्स उसके अंदर स्टिचेस का सुनकर शदीद खौफ और डर बेदार हो गया था, जिसको वो किसी पे आश्कार नहीं होने देना चाह रही थी। उसे पता था स्टिचेस लगते ही उसने डॉक्टर होने के बावजूद रोने लगना है। सीमल की हालत स्टिचेस का सुनते ही गैर होने लगी थी। अम्मी, अब्बू, अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी। मैं ज़रा नमीरा से पूछ लूँ, वो होगी इस वक्त, इतवार को उसकी ड्यूटी होती है। आरिश को बज़ाहिर नज़रअंदाज करते हुए वो गोया हुई थी। आरिश बेटा, आप सीमल के साथ चले जाओ, इकराम साहब ने जैसे जंग का आखिरी फैसला सुनाया। हिसारे नाचार के तहत अब्बू की बात माननी पड़ी। यास्मीन, सीमल की वालिदा, मुतमईन हो गई। आरिश के बारे में वो पहले ही इकराम से सुन चुकी थी। बिलाशुबा वो काबिल एतबार बच्चा था। हिजाब और चादर अपने गिर्द लपेटकर वो गैरेज की तरफ चल दी, जहां आरिश उसका इंतजार कर रहा था। आरिश स्टीयरिंग संभाल चुका था, अलबत्ता सीमल के लिए फ्रंट डोर खुला छोड़ा था, यानी इसका मतलब उसे आगे बैठना था। कदरे हिचकिचाते हुए वो फ्रंट सीट पे आरिश के पहलू में बराजमान हो गई। वो हद से ज्यादा परेशान थी, मगर वो इस बात से भी पुरसुकून थी कि अब्बू ने अपनी इजाज़त से खुद आरिश के साथ भेजा है। एक नामहरम के साथ तन्हाई में होना उसकी रूह को घायल कर रहा था। वो तमाम तख़य्युलात को झटकने की कोशिश तो कर रही थी, मगर अफसोस शैतान ने अल्लाह से अपने ख़ास बंदों को बहकाने का अहद किया था। वो पूरे रास्ते अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करते हुए शैतान को अपने मकसद में कामयाब होने से मात दे रही थी। आरिश ने अभी तक सीमल को मुखातिब नहीं किया था, अलबत्ता हॉस्पिटल पहुंचते ही आरिश ने आकर सीमल के लिए दरवाज़ा खोला था, जिससे सीमल को अजीब से एहसास ने अपने घेरे ले लिया था। वो माजी या मुस्तकबिल में रहने या जीने वाली लड़की नहीं थी, वो तो हाल ही में अपने वाहिद माबूद ला शरीक से खुश और राज़ी रहती थी। निहायत आहिस्ता आहिस्ता और लंगड़ाकर चलने से वो आरिश से काफ़ी पीछे चलने की सही कर रही थी। वो अपनी वजीहा शान से चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे सीमल का ख्याल आया था। वो वहीं रुक गया और उसे देखने लगा, जो लंगड़ाकर चलने की कोशिश कर रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर वो नमीरा के कैबिन की तरफ चल पड़ी और दरवाज़ा नॉक करके आरिश के हमरा दाखिल हुई। नमीरा सामने बैठी किसी मरीज से हम कलाम थी। सीमल को किसी लड़के के साथ देखकर उसे काफ़ी हैरत हुई। नमीरा, मेरे पाँव में स्टिचेस आएंगे, देखो तुम अगर ज़रूरत है तो लगा दो वरना रहने दो। सीमल अपना डर छुपाते हुए अपनी दोस्त से गोया हुई। जब तक उसे टांके लगे वो मुसलसल रोती रही। 4 टांके आए थे, वो भी पाँव में, तो नींदावर दवा देने से इज्तनाब किया गया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नमीरा ने आकर आरिश को बुलाया और बता दिया कि वो अभी उनके कैबिन में लेटी है, थोड़ी देर बाद आप इन्हें घर ले जाइएगा। आरिश काफ़ी देर सोचने के बाद अंदर चला ही गया, लेकिन अंदर जाकर उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा। सीमल, आप डॉक्टर होकर सिर्फ 4 स्टिचेस पर इतना हिचकियों से रो रही हैं? इट्स अनबिलीवेबल। वो इतनी देर में पहली बार सीमल से मुखातिब हुआ था। मुझे इंजेक्शन से शदीद खौफ आता है और नमीरा ने बताया कि अभी वो आकर पेन किलर लगाएगी। मासूमियत के सारे हुदूद तोड़ते हुए उसने बिला झिझक आरिश के सवाल का जवाब दिया। आरिश को उसकी बात सुनकर बेइख्तियार हंसी आ गई। सीमल, शायद आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर को खुद इतना डर लग रहा है तो फिर मरीजों की खैर है। आरिश ने सीमल की टांग खींचने का मौका हाथ से ना जाने दिया। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आरिश ने सवालिया नज़रों से सीमल को देखा। अच्छी लड़कियों का कोई लड़का दोस्त नहीं होता, और मैं तो नामहरम से भी बात करने से गुरेज करती हूँ। वो तो अब्बू ने आपके साथ भेजा तो आना पड़ा, वरना मैं ऐसी कतई नहीं हूँ। सीमल ने खौफ और डर के मारे भी अपने हवासों को मुकाबिल पर जाहिर नहीं होने दिया था। गुड अनजज़्बाती लड़की, मैं आपको कतई गलत नहीं समझता। आप मेरे लिए काबिल एहतराम शख्सियत हैं। वो तो मैं इसलिए बोल रहा था आप डॉक्टर हैं और मैं नेवी में हूँ, तो कभी ख़राब हालत में आपके पास पहुँचूँ तो आप उस मरीज़ की खिदमत कर सकें। आरिश ने बात को बखूबी घुमा के तोल दे दिया। अल्लाह न करे, बेइख्तियार सीमल के मुँह से ये अल्फाज खारिज हुए। अपने लिए सीमल के लहजे में फ़िक्र महसूस करके उसे खुशगवार एहसास ने आ लिया। तकरीबन 1 हफ्ते सीमल घर रही थी, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज जाने के काबिल हुई, सर्दियों की छुट्टियां हो गई। शायद कुदरत उस पर मेहरबान थी, मगर इकराम साहब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो दिखने में भी लागर हो गए थे। सीमल और बेगम इकराम भी बहुत परेशान थी। आरिश अपनी जॉब पे था, उधर उसे उसके सर ने एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस की जिम्मेदारी दी थी। वो आगा बारान को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, जिसके लिए उसके सर ने उसके अंडर में 10 माहिर सीक्रेट एजेंट दिए थे। वो अपना काम भरपूर तरीके से सोच समझ कर करता था, इसीलिए उसके सर उसे आंखों पे लिए रखते थे।
وہ اس وقت سر کے پاس آیا تھا کیونکہ اسے اس محاذ پر جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنی شکل دکھانی تھی کہ ان کا واحد بازو، ان کا سپوت، ان کا پیار اور اپنی کامیابی کے لیے دعائیں کروانی تھی۔ بلا شبہ وہ ماں باپ تھے۔ ماں باپ ایک قیمتی متاع کی مانند ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی دولت، کوئی ہیرا، کوئی رشتہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خوب خدمت کریں۔ ہمیں نہیں پتہ کب کس وقت ہمیں آنسوؤں سے رونا، گڑ گڑانا پڑے۔ وہ آپ سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ کوئی محبت ماں باپ کی محبت کی رد و بدل نہیں ہو سکتی، اور کمی تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ میری آپ سب قارئین سے گزارش ہے، خدارا آپ ماں باپ کی محبت کی قدر کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو کبھی پچھتانا پڑے۔ سر میں آئی کم ان؟ عارش نے مؤدبانہ انداز میں سر سے اجازت مانگی۔ یو میں کم ان کیپٹن عارش، ہیو اے سیٹ۔ انہوں نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سر میں 1 ہفتے کے لیے گھر امی ابو کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے یہ غلط ہے، بٹ آئی وانٹ ٹو انفارم دیم دیٹ دس مشن از کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ سر پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں جانا چاہتا ہوں، اف یو پرمٹ سو۔ باقی کا جملہ وہ پورا نہیں کر سکا۔ دس از لاسٹ ٹائم دیٹ آئی پرمٹ یو بیکاز آف یور امپریسو ٹریک۔ تمہیں پتا ہے نا آغا باران کیسا ہے اور کس طرح معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کرتا ہے۔ تمہیں اللہ نے بہن نہیں دی، مگر تمہیں ان سب بہنوں کو اس آغا باران کے چنگل سے نکالنا ہے۔ سر اسے احساس دلا رہے تھے۔ یس سر، آئی ٹرائی مائی بیسٹ سر۔ سر اب اجازت چاہوں گا، جلدی ہی واپسی ہوگی میری انشاءاللہ۔ کیپٹن عارش کھڑا ہوا اور پھر سلیوٹ کر کے باہر چلا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ گھر تو جا رہا ہے، مگر کون سی بڑی ذمہ داری لیے واپس آئے گا۔ اس بات کا علم صرف اللہ کو تھا۔ بلا شبہ وہ سب جانتا ہے اور کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے۔ سمی، تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ زینب جو فون پر سمل سے ہم کلام تھی۔ سمل اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی اور زینب کی بات کو غور سے سننے کے لیے اس نے اپنے کان مزید کھڑے کر لیے تھے۔ سمی، پہلے بتاؤ، مارو گی تو نہیں؟ زینب نے ڈرتے ہوئے سمل سے دریافت کیا، مبادا کہیں وہ خبر سننے کے بعد ہی مارنے نہ آ جائے اور ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں میری جان، تم بتاؤ تو صحیح، سمل نے اتاولے پن سے پوچھا۔ اصل میں 5 دن بعد میری انگیجمنٹ ہے۔ زینب نے جیسے کوئی بم پھوڑا ہو۔ کیا؟ زینی کی بچی تم اب بتا رہی ہو؟ بہت غلط بات ہے، تم نے بتایا بھی نہیں۔ سمل اپنی بات سے تقریباً مکر گئی۔ دیکھو یار، بہت جلدی میں ہو رہی ہے نا، تبھی بتایا۔ ان کو نہ جانا ہے ڈیوٹی پہ، زینب نے شرماتے ہوئے بولا۔ اوہو، ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی اور ان کو؟ سمل نے ماحول کی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مذاق کیا۔ مجھ سے پہلے کر رہی ہو۔ خیر، اچھا کرتے کیا ہیں تمہارے وہ؟ سمل نے اب زینی کے ہونے والے شوہر کے متعلق پوچھا۔ یار، نیوی میں ہیں، زینب نے راز کی بات بتائی۔ چلو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، دونوں جہانوں میں تم دونوں کا ساتھ ایک ساتھ برقرار رکھے۔ سمل نے بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی بہن جیسی دوست کو دل سے دعا دی۔ ہلو، کیپٹن ارسم سپیکنگ۔ فون کو کان سے لگاتے ہی ارسم نے اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ ابے او، میں ہوں عارش۔ ہر وقت تجھے کیا اپنی نیوی میں ہونے کا روب جھاڑنا ضروری ہے؟ عارش نے مقابل کی پہلی بات سنتے ہی اسے لتاڑا۔ یار، تو رات میں اس وقت کال کروں گے جب میں سو رہا ہوں، بلکہ نیند کے خمار میں ہوں، تو اپنا ازلی انداز اپنانا پڑتا ہے۔ ارسم نے جواز پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے ایک سرپرائز دینا ہے تمہیں، عارش نے سادے لہجے میں بولا۔ لیکن قسم سے یارا، سرپرائز سن کر تمہیں زیادہ شاک لگے گا۔ ارسم نے نیند کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے آج ساری بات بتانے کا ارادہ کیا۔ پہلے کون دے گا، میں یا تم؟ عارش نے بس اتنا پوچھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا بچپن کا ساتھی اس سے زیادہ دیر کچھ نہیں چھپا سکتا۔ ابھی اس نے صرف اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اور کسی کو ڈسٹرب کرنا اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ میری انگیجمنٹ ہو رہی ہے 5 دن بعد، ارسم نے پہل تو کی، مگر دوسری طرف عارش یہ سن کر حیران رہ گیا۔ کمینے ذلیل انسان، تم مجھے اب بتا رہا ہے؟ عارش کو جیسے غصہ آ گیا۔ اور مجھ سے سب کر رہا ہے؟ یہ بھول رہا ہے میں تجھ سے 1 مہینے بڑا ہوں تو پہلے میری ہونی چاہیے۔ ابے چل، ابھی صرف منگنی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں۔ یار، امی زور دے رہی ہیں کہ کر لو، لڑکی بہت اچھی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے۔ ارسم نے آتش کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تفصیل بتائی۔ چل جا، جی لے اپنی زندگی۔ بائی دا وے، میں تیری منگنی اٹینڈ کرنے 1 ہفتے کے لیے آ رہا ہوں۔ عارش نے بھی ایک شاک دیا۔ تو سچ کہہ رہا ہے نا؟ مطلب سر نے 1 ہفتے کا آف دے دیا؟ یو آر ویری لکی بڈی، ارسم نے اسے تعظیماً سراہا۔ چل، باقی بات بعد میں ہوگی، تو سو جا اب،
आरिश ने अपनी जम्हाई रोकते हुए बोलने की कोशिश की। चल ठीक है बडी, सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अरसम ने बोला। रब राखा, फी अमान अल्लाह, आरिश ने भी नेक दुआएं दी। दोनों तरफ से बात होकर लाइन ड्रॉप हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सीमल की मासूम सी आवाज़ ज़ैनब के कानों में पड़ी। वालेकुम अस्सलाम। सीमी, कहाँ गायब हो? तुम्हें पता है कल कॉलेज में फॉर्म सबमिट कराने की लास्ट डेट है। 2 दिन से तुम पता नहीं कहाँ गायब हो। कल शराफत से कॉलेज आ जाना, फॉर्म फिल करके हाथ के हाथ ही जमा करवा देना। सुन रही हो या नहीं? ज़ैनब ने सवालों की बौछार कर दी। हाँ, सुन रही हूँ। तुम्हारा लाउड स्पीकर बंद होगा तो कुछ बोलूँगी ना। यार, बाबा जानी की तबीयत 1 महीने से बहुत ख़राब है। बीपी और शुगर बहुत हाई हो रही है। बहुत परेशान हैं हम लोग। पता नहीं किस बात की टेंशन है बाबा को। सीमल के लहजे से ही उसकी परेशानी का अंदाज़ा हो रहा था। अल्लाह उन्हें शिफा दे। अच्छा, कल आओगी? ज़ैनब ने दुआ देने के बाद एक और सवाल दागा। हाँ, कोशिश करके आती हूँ, सीमल ने मुख्तसर बात की। आरिश जिस वक्त घर पहुंचा उस वक्त सब सो रहे थे। आखिर को 2 अफराद ही तो थे जिनमें माँ बाप शामिल थे। सारे सर्वेंट्स अपने सर्वेंट क्वार्टर में थे तो किसी को उसके घर आने का नहीं पता था। गेट कीपर को वो मना कर चुका था कि उसकी वापसी का वो खुद सुबह बताएगा। सुबह अम्मी अब्बू डाइनिंग हॉल में थे। वो चुपके से दाखिल हुआ। अब्बू उसे देख चुके थे, अलबत्ता अम्मी की उस तरफ पीठ थी तो वो उसे देखने से कासिर थीं। उसने आते ही अब्बू को इशारे में चुप रहने का कहा और साथ ही अम्मी की आंखों को अपने दिलकश हाथों से छुपा लिया। आखिर को वो माँ थीं, फौरन अपने बेटे के लम्स को पहचान गई। वो दोनों शॉक्ड थे कि वो कैसे इस वक्त आया। फिर उसने उन दोनों की गलतफहमी दूर की कि वो रात को ही आ गया था। नाश्ता भी खुशगवार माहौल में खाया गया। नाश्ते के बाद आरिश के वालिद ने ऑफिस जाने का बोला और उठ गए। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो ऑफिस। जी बेहतर अब्बू, मैं फारिग ही हूँ अभी, तो चले चलता हूँ। अलबत्ता शाम में मुझे अरसम के घर जाना है, आरिश ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। चले बेगम, फिर चलते हैं हम। अम्मी ने प्यार से दोनों पे सूरतें दिल ही दिल में पढ़कर फूंकी। ऑफिस में वो दोनों जाके काम में लग गए। आज तो इकराम साहब भी आए हुए थे तो ऑफिस में अलग ही रौनक लगी हुई थी कि अचानक उसका दिल जोर से धड़कना शुरू हो गया। सामने देखा तो वो और उसकी दोस्त हंसते हुए दरवाज़ा खोल रही थी। सीमल ने फजर पढ़ने के बाद ही कॉलेज जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सुबह से वो कुछ मुस्तरिब सी थी, इसलिए नाश्ता करना मुनासिब न समझा और सुरैया यानी मासी को बताकर कॉलेज के लिए निकल आई। कॉलेज पहुंचकर वो ज़ैनब को ढूंढने लगी। थोड़ी ही जद्दोजहद के बाद वो मैम जूही के पास खड़ी किसी टॉपिक पर बात करती हुई नजर आ गई। मैम जूही तो उन दोनों की फेवरेट मैम थी। मैम जूही तो उनको सब प्यार से बोलते थे। असल नाम तो उनका फ़ायज़ा था। सीमल ने उनके पास जाके सलाम किया, जिसका उन्होंने खुश अखलाकी से जवाब दिया। मैम जूही से थोड़ी बात करके वो दोनों फॉर्म खरीदने चल दिए। ज़ैनब अपना फॉर्म फिल करवा चुकी थी, अलबत्ता सीमल का रह गया था। और सोने पे सुहागा, आज फॉर्म सबमिट कराने की आखिरी तारीख थी। सीमल का दिल सुबह से ही किसी अजीब सी मुश्किल और परेशानी की मिलीजुली कैफियत का एहसास दिला रहा था। वो मुसलसल अपने दिल में अपने अर्रहमान से मुखातिब थी कि ए मेरे खुदा, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखिएगा। मेरे बाबा जानी की तबीयत भी ठीक कर दे मेरे मौला। फॉर्म खरीदकर वो दोनों ग्राउंड में मौजूद सीटों पर बैठ गईं। 3 दिन बाद ज़ैनब की मंगनी की तकरीब थी, जिस पे उसका अकेले जाने का इरादा था। हल्की फुल्की बातों से लुत्फअंदोज होते हुए वो फॉर्म फिल कर रही थी कि उसे एक जगह पहुंचकर झटका लगा। नीचे मौजूद लाइन के ऊपर गार्डियन या पेरेंट्स साइन करना था, जिसके लिए घर जाना होगा। ज़ैनब के लाख कहने के बावजूद उसने खुद अपने बाबा जानी के साइन नहीं किए थे। सीमल ने घर जाने का इरादा किया, लेकिन ज़ैनब ने उसे बोला कि एक दफ़ा घर फ़ोन करके पूछ लो कि अब्बू उठ गए तो फिर चलते हैं, साथ में अकेली यहाँ क्या करूँगी। ठीक बोल रही हो, पूछ लेती हूँ एक दफ़ा। सीमल ने बोलते साथ ही मोबाइल फ़ोन निकालकर घर का नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद फ़ोन अम्मी ने उठाया। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। जी अम्मी, वो सुबह जल्दी पहुंचना था इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया। जी खा लिया है यहाँ लेकर। अम्मी, अब्बू उठ गए क्या? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने क्यों जाने दिया? चले अब ऑफिस चली जाती हूँ उनके। जी वो फॉर्म पर साइन करवाना है। जी आज ही लास्ट डेट है। जी ज़ैनब को साथ लेकर ही जाऊंगी, अकेले नहीं जा रही। जी आप भी रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। ज़ैनब ने सारी गुफ्तगू बहुत ध्यान से सुनी थी। चलो, बाबा के ऑफिस जाना पड़ेगा। गाड़ी भी ड्राइवर लेकर गया है अब्बू को लेकर ऑफिस, तो हमें बस या रिक्शे से जाना पड़ेगा, सीमल ने तफसील से बताया। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। तुम्हें ऑफिस का रास्ता तो पता है ना, तो कोई मसला नहीं है। ज़ैनब ने आराम से सूरत हाल को बेहतर बनाया। बैग पैक करके वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गईं।
तकरीबन 30 मिनट बाद वो दोनों ऑफिस के अंदर हंसते हुए दाखिल हो रही थीं। सिमल और ज़ैनब दाखिल हो रही थीं जब सामने खड़े उस दुश्मने जान पे नज़र पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी हैरान हो रहे थे। फिर आगे आके सिमल ने सलाम किया और उसी को देखा देखी ज़ैनब ने भी आरिश को सलाम किया। आपका पाँव कैसा है अब सिमल? आरिश की तरफ से पहला सवाल दागा गया, जिसका सिमल ने अच्छे तरीके से जवाब दिया। पहले से बेहतर है अब, क्योंकि अब वो सिमल का मोहसिन था। उसने हर तरह से सिमल की मदद की थी और कौन जाने अभी थोड़ी देर में क्या वाक़या दरपेश होने वाला था। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो और ज़ैनब एक्सक्यूज़ करके इकराम साहब के कमरे की जानिब बढ़ गए। जब वो बाबा के कमरे की जानिब बढ़ीं तब उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि इकराम साहब और सलमान साहब दोनों मीटिंग में हैं। वो उन्हीं के कमरे में बैठकर बाबा के आने का इंतज़ार कर रही थी। हल्की गर्मी के मौसम में वो दोनों सफ़र करके ऑफिस पहुंची थीं तो एसी की हवा उन्हें जन्नत की हवा मालूम हो रही थी। फ़िज़ा में थोड़ी खुनकी थी, जिसकी वजह से उन दोनों को हल्की सर्दी का एहसास हो रहा था। उसका दिल अजीब ही अंदेशे का एहसास दिला रहा था। वो डर भी रही थी और मुसलसल दुआ भी कर रही थी कि सब बेहतर ही रहे। वो अपने फॉर्म के बारे में परेशानी को और बढ़ा रही थी। वो समझ रही थी कि शायद आज उसका फॉर्म जमा नहीं हो पाएगा। तभी उसका दिल अजीब खदशे में घिरा है, पर वो ये नहीं जानती थी उसके ऊपर क़यामत आने वाली थी। शायद अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही अपनी आजमाइश के लिए चुनता है। बिलाशुबह वो हमें हर मुश्किल से निकालने वाला भी है। थोड़ी देर में धमाके से दरवाज़ा खुला और आरिश उजलत में अंदर आया। सिमल जल्दी चलिए, अंकल की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, आप भी चलिए। आरिश खुद भी घबराया हुआ मालूम हो रहा था। सिमल का तो मानो जिस्म कांटों और खून का एक कतरा भी ना निकलने वाला हिसाब था। यहाँ तक तो उसकी सोच भी नहीं गई थी जो कुछ अब होने वाला था। वो मज़ीद एक जुमला सुने बगैर फ़ौरन बाहर आई, जहाँ इकराम साहब सोफ़े पे बेहाल पड़े थे। साथ ही सलमान साहब भी खड़े दरूद शरीफ पढ़ को फूंक रहे थे और उसके बाबा जानी सिर्फ अपना उल्टा हाथ और सीना मसल रहे थे। उनकी सेक्रेटरी एम्बुलेंस को कॉल कर रही थी। सिमल के सारे आसाब अपना होश खो रहे थे। वो तकरीबन भागते हुए इकराम साहब के पास आई और उनकी नब्ज़ चेक करने लगी, जिसे चेक करते हुए उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बज रहा था। ज़ैनब और आरिश भी साथ ही आगे खड़े थे। आंसू के कतरे उसके गुलाबी गालों को भिगोना शुरू हो गए थे। प्लीज़ कॉल एम्बुलेंस क्विकली, उसने बेचैनी में रोते हुए बस इतना ही बोला गया। चले सर, एम्बुलेंस आ गई है, उनकी सेक्रेटरी ने आके इत्तला दी। सिमल जल्दी में अपना बैग अंदर इकराम साहब के कमरे में ही छोड़ आई थी, जो कि अब आरिश के हाथ में था। वो इतनी ज़्यादा परेशान और रोने वाली हो गई थी कि मोबाइल बैग उसे कुछ याद नहीं रहा था। इकराम साहब को स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस में लाया गया। वो दर्द को ना बर्दाश्त करते हुए बेहोश हो गए थे। कम से कम सीमल तो यही समझी थी। उनको एम्बुलेंस में लेटाते ही ऑक्सीजन मास्क लगा दिया था, फिर भी वो वक्फे वक्फे से झटके खा रहे थे। सीमल की तो हालत और बिगड़ रही थी। सलमान साहब मुसलसल उसे चुप करा रहे थे, मगर वो कहाँ चुप होने वाली थी। हॉस्पिटल पहुंचने से तकरीबन 5 मिनट पहले उन्होंने झटके लेना बंद कर दिए थे, जिससे उसके रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। आरिश और ज़ैनब एक साथ गाड़ी में सीमल की अम्मी को लिए पहुंच रहे थे। सीमल का तो बैग वगैरह भी उसके हवाले से ऑफिस में रह गया था, मगर वो आरिश के पास था। असल मसला ये था कि अभी बैग उसके साथ होता तो वो उनकी हार्ट बीट, बीपी और शुगर चेक कर सकती थी, मगर वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती थी। हॉस्पिटल पहुंचकर वो सीधा उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले गए, जहां उन्होंने सीमल और सलमान साहब को बाहर ही रुकने दिया। रो रो कर उसकी आंखें सूज और नाक सुर्ख हो गई थी। थोड़ी ही देर में अम्मी, ज़ैनब और आरिश आ गए थे। वो अपनी अम्मी की बाहों में टोट कर रोई थी। दूसरी तरफ उसकी अम्मी की भी यही हालत थी। अभी वो रो ही रही थी जब डॉक्टर ने बाहर आकर आरिश, सीमल और सलमान साहब का नाम लिया और बोला, पेशेंट बार बार इन्हें बुला रहे हैं। उन्हें चूंकि आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, तभी पेशेंट के बोलने पे उन्हें अंदर आने दिया था। वो मुख्तलिफ मशीनों से जकड़े हुए थे। डॉक्टर ये बाहर ही बता चुके थे कि सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ है, प्लीज़ इन्हें कोई टेंशन मत दीजिएगा। डॉक्टर ने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया था, मगर मुश्किल में वो सबको डाल गया था। जब वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो इकराम साहब ने इशारा से तीनों को अंदर अपने पास बुलाया। ऑक्सीजन मास्क उतार कर वो सलमान साहब से बोले, मैं आज अभी इसी वक्त सीमल और आरिश का निकाह करवाना चाहता हूँ। सीमल को तो लगा उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया गया है। अगला झटका जब लगा जब सलमान साहब ने उन्हें ये जवाब दिया, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, तुम सीमल बेटी की राय मालूम कर लो।
हमें तो सीमल बेटी पहले ही पसंद है। फिर उन्होंने सीमल की तरफ देखा जो उनके बाईं हाथ की तरफ खड़ी थी। सीमल ने बस उनके आगे अपना सर खम कर दिया, जिसका मतलब था कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। थोड़ी ही देर में आरिश और सलमान साहब ने काजी का बंदोबस्त कर दिया। सीमल अलबत्ता गायब थी। आरिश के मालूम करने पे पता चला कि वो प्रेयर हॉल की जानिब गई है। ज़ैनब सीमल की अम्मी को संभाल रही थी। जब काजी साहब आए तो सीमल को बुलाने ज़ैनब को भेजा गया। इतनी देर में वो खुद सीमल के सामने दो जानू होकर बैठ गया और उनसे उनकी मर्जी के बारे में जानने लगा। वो रोते हुए आरिश के सर पे प्यार से हाथ फेर रही थी, गोया बोलना चाह रही हूँ कि हमेशा खुश रहना। दूसरी तरफ सीमल रो रो कर अपने बाबा जानी की लंबी जिंदगी मांग रही थी। अपने लिए उसने कुछ नहीं मांगा था। मशरकी लड़कियां होती ही ऐसी हैं, माँ बाप के फैसले पे तहे दिल से सर झुकाने वाली। उसकी तो फिर मम्मा बाबा में जान बसी थी। ज़ैनब जैसे ही हॉल में अंदर दाखिल हुई, ज़ैनब आगे बढ़कर उसके गले लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, मगर बेसुध। उसको लेकर वो आईसीयू की तरफ आई, जहां यास्मीन उर्फ बेगम इकराम उनके हमरा आरिश साथ खड़े दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सीमल और ज़ैनब आए, वो सब आईसीयू की जानिब चल दिए, जहां सलमान साहब काजी के हमरा मौजूद थे। निकाह पढ़ा दिया गया था। इकराम साहब ने हाथ जोड़ लिए थे सलमान साहब के सामने, जिसे उन्होंने गुस्से से डांट के सही करवाया। अब ये मेरी बेटी है। सलमान साहब बस इतना ही बोले थे, अलबत्ता सीमल और आरिश की तरफ गहरी खामोशी थी। ज़ैनब खुशी से उसे गले लगा रही थी। सीमल को तो बस किसी के कंधे की ज़रूरत थी। जैसे ही मिला, बारिश शुरू हो गई, जिसको देखकर सब महजूज हो रहे थे। सीमल की अम्मी का भी बीपी हाई हो रहा था, तो वो टैबलेट खाने चली गई। सब आईसीयू से बाहर आ गए थे। दुनिया में पाँव गीले किए बिना समंदर को पार किया जा सकता है, मगर आंखें गीली किए बिना मोहब्बत को पार नहीं किया जा सकता। अब चाहे वो मोहब्बत अल्लाह से हो या इंसान से, मगर आरिश को उसकी मोहब्बत बिना किसी समंदर को पार किए ही मिली थी। बेशक ये उसके रब की तरफ से एक कीमती एहसान किया गया था। बिन मांगे मोहब्बत मिलना एक मौजज़ा है। मोहब्बत एक मौजज़ा है, और मौजज़े कब आम होते हैं, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ आरिश कर सकता था। इसीलिए वो आईसीयू से बाहर आने के बाद शुक्राने के नफल अदा करने गया था। दूसरी तरफ सेमल भी नफल अदा करने गई थी, मगर शुक्राने के नहीं, हाजात के। बेशक माँ बाप दोनों अनमोल रिश्ते हैं, कोई रिश्ता इसका रद्दो बदल नहीं है। सेमल अपने अल्लाह के हुजूर अपने बाप की लंबी उम्र और खैरो आफियत वाली ज़िंदगी की दुआ मांग रही थी, मगर उसको क्या पता था बाहर एक क़यामत उसके इंतज़ार में है। ज़ैनब, सलमान साहब और यास्मीन उर्फ बेगम इकराम आईसीयू के बाहर की तरफ मौजूद तख्ती कुर्सियों पर विराजमान थे जब डॉक्टर साहब बाहर आए। तकरीबन दोपहर के 3 बज गए थे, मगर किसी को खाने का होश नहीं था। सेमल ने तो रात का खाया था, मगर अब किसी को क्या मालूम था कि अब कब खाना पड़े। इन सब की जान तो अंदर मौजूद एक शख्स में थी, जो एक के लिए भाई से भी बढ़कर, एक के लिए उसके मजाजी खुदा और एक उनकी बेटी की दोस्त थी जो खुद बेटी की तरह थी। बाकी 2 अहम रिश्ते नवाफिल की अदायगी के लिए प्रेयर हॉल की जानिब गए हुए थे। फिज़ा में अजीब सी उदासी थी, जैसे कहीं किस्मत की देवी खड़ी रो रही हो। इन सब के हालात को देखकर कौन जाने रब कब तक का रोना लिखा जा चुका था इनकी तकदीर में। किसी की चलती नहीं रब्बे ताला के आगे, बादशाह भी फ़कीर है बस तकदीर के आगे। प्रेयर हॉल की जानिब से आरिश आता दिखाई दिया। वो इस खबर से अनजान था। जब सबको ज़ारो कतार रोते देखा तो फ़ौरन भागकर उनके पास आया। इतनी देर में अचानक एक नर्स आईसीयू से बरामद हुई। सर, आप लोग अपनी डेड बॉडी ले जा सकते हैं। वी नीड बेड फॉर अनदर पेशेंट, प्लीज़ बी क्विक, थैंक यू। वो भी गोया नन्हा मुन्हा बम फोड़ कर जा चुकी थी। आरिश को अपने गाल गीले होते महसूस हुए। फिर उसे अपनी शरीके हयात का ख्याल आया। उसने ज़ैनब से पूछा तो उसने कहा कि वो प्रेयर हॉल गई थी, अभी भी वहीं होगी वो, मैं देखकर बुलाकर लाती हूँ। आखिर को उसे भी बताना था। ज़ैनब जब वहाँ पहुंची तो देखा वो रो रो कर अपने बाबा की सेहतयाबी की दुआ मांग रही थी, मगर उसको नहीं पता था कि कुछ दुआएं बिन मांगे कबूल होती हैं और कुछ मांग कर भी अधूरी रह जाती हैं। उसकी भी अधूरी रह गई थी एक दुआ, जो उसका सब कुछ थे, वो अपने हकीकी खुदा से जा मिले थे। ज़ैनब ने आते ही उसे उठाया और बाहर की तरफ चलने लगी। सेमल को अजीब खदशे का एहसास हो रहा था, मगर वो ऐसा सोचना नहीं चाहती थी। आंखें रो रो कर बेहद मुतवर्रिम थी।
नाक पर अलग सुर्खी मुकर्रर थी। उसे लग रहा था एक एक कदम मन भर का हो रहा है। शायद उसने इतनी लंबी मुसाफिर कभी न तय की थी। आईसीयू के सामने आकर वो गेट खोलकर सेमल को अंदर की जानिब ले गई, जहां सलमान साहब इकराम के दाहिनी तरफ सर के पास खड़े थे। उन्हीं के साथ आरिश भी था। दूसरी तरफ उसकी वालिदा मोहतरम खड़ी थी। वो समझी कि उसकी दुआ कबूल हो गई है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो सबका रोना नज़रअंदाज करके आगे की जानिब बढ़ी। आरिश ने हटकर उसे जगह दी। अब वो आरिश के आगे खड़ी अपने बाबा जानी को देख रही थी, जिनकी आंखें बंद थी, हमेशा के लिए बंद थी। बाबा, सेमल ने बेख्तियार हल्के से आवाज़ दी, मगर उसके बाबा अब अब्दी नींद सो चुके थे। मम्मा, देखिए बाबा मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे। सेमल ने अपनी किस्मत पर बैन करती माँ को मुखातिब किया, मगर वो भी कहाँ होश में थी जो उसका जवाब देती। अंकल, बाबा उठ क्यों नहीं रहे? इंतहाई मासूमाना सवाल आया। उन्होंने सेमल को गले लगाना चाहा, मगर वो करंट खाकर पीछे हुई। मैं कुछ पूछ रही हूँ, शायद आप सबसे। धीमे लहजे में वो सबसे मुखातिब थी। उसकी यही बात सबसे अच्छी थी। वो गुस्से में मैं धीमे ही बोलती थी, अब भी धीमी आवाज़ में ही बोल रही थी। वो अब हम में नहीं रहे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। दुआ करो उनके लिए, बस उन्हें दुआओं की ज़रूरत है अब। सलमान साहब ने जैसे एक कयामत बरपा की सेमल पर। नहीं, बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते ऐसे। अभी उन्हें अपनी बेटी की कामयाबी देखनी थी। बाबा उठिए ना, देखिए अंकल क्या गलत गलत बोल रहे हैं। बोलते बोलते ही वो उन्हें झंझोड़ने लगी। जब वो थक गई तो गिरने के अंदाज में पीछे होने लगी। आरिश समझा कि वो पीछे जाना चाह रही है, लेकिन वो गिरती चली गई। सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने उसे पकड़ा, जो अपने होश व हवास से बेगाना अपने महरम की बाहों में झूल रही थी। ज़ैनब भी बरवक्त आगे बढ़ी, मगर उस वक्त तक सेमल अपना सर को दोनों कनपटियों से पकड़े बेहोश थी। आरिश जो उसे अपनी मजबूत बाजुओं में उठाकर बाहर आकर इमरजेंसी रूम की तरफ आया। उसको इमरजेंसी रूम में डॉक्टर के पास छोड़कर वो बाहर आ गया। थोड़ी देर में डॉक्टर ने आकर एक और छोटा बम फोड़ा। सर, इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, अभी वो होश में नहीं आई हैं। बीपी लो होने के बाइस उन्हें कोई दवा नहीं दे सकते। जैसे ही बीपी नॉर्मल होगा हम उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक आप दुआ करें। प्लीज़ डॉक्टर, मैं मिल सकता हूँ एक बार और ये भी? आरिश ने अपने साथ खड़ी ज़ैनब की तरफ इशारा किया। यस, आप मिल सकते हैं, बट मेक श्योर डोंट मेक नॉइज़। डॉक्टर ने इजाज़त दे दी। ओके सर, वी ट्राई आवर बेस्ट। आरिश ने इतना कहा और अंदर की जानिब बढ़ गया, जहां उसकी मोहब्बत और कुछ देर पहले बनी मनकूहा मौजूद थी। ज़ैनब भी साथ ही अंदर आ गई। अपनी बहन जैसी दोस्त को उस हाल में देखकर उसकी आंखों से गर्म पानी निकल आया। दूसरी तरफ सलमान साहब और बेगम इकराम मैयत को घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, और आरिश और ज़ैनब सेमल के पास थे। ज़ैनब से उसको उस हाल में नहीं देखा जा रहा था। वो लड़की जो एक इंजेक्शन से बेइंतहा डरती हो, वो आज उसमें इतनी सुइयां पेवस्त होंगी। वो उसको देखकर बाहर निकल गई थी। आरिश जो काफ़ी दूर से उसको देख रहा था, दरअसल आगे बढ़ते हुए डर रहा था। अभी तो उसे उसकी मोहब्बत मिली थी और अभी ही हिज्र दस्तक देने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा। आखिर को सेमल कैप्टन आरिश की मनकूहा थी, ऐसे कैसे बीच राह में उसे छोड़ जा सकता था। आगे बढ़कर उसने सेमल के लिए दिल से दुआ की। वो अभी उसकी मर्जी के बिना उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकता था। गो कि उनका निकाह हो चुका था, मगर आरिश उसकी दिल से इज्जत करता था। वो तन्हाई का फ़ायदा उठाकर अपने अल्लाह को और उसके बाद अपनी जान से अजीज़ मनकूहा को नाराज़ नहीं करना चाहता था। वो 2 बार पहले भी तन्हाई में मिल चुके थे, पर तब हालात और रिश्ता दोनों मुख्तलिफ थे। वो उसे नज़र भर कर देखने के बाद बाहर आ गया, जहाँ ज़ैनब और यास्मीन आंटी थी। ज़ैनब, आप यहीं सेमल के पास रुक जाइए, हम सबको घर जाना होगा तदफीन के लिए, फिर रात तक मैं आ जाऊंगा। आरिश ने बेबसी से बस इतना कहा। आखिर को वो इस घर का दामाद था और बड़ा भी, तो उसे हर काम देखना था। जी बेहतर। ज़ैनब फौरन राजी हो गई। बाकी सब मैयत को लेकर घर चले गए। ज़ैनब चूंकि सीमल के पास थी सारा दिन, तो वो मैयत में नहीं जा पाई। इधर सीमल का बीपी नॉर्मल नहीं हुआ था, इसलिए उसे कोई होश में वापस लाने की दवाई नहीं दी गई थी। उसने कुछ खाया भी नहीं था। जो कुछ जिस्म में जा रहा था वो ड्रिप के ज़रिए उसे तक़वियत पहुंचा रहा था। तकरीबन रात 11 बजे के करीब आरिश की आमद गफ़ूर अंकल यानी ज़ैनब के वालिद के साथ हुई, जब तक सीमल होश में नहीं आई थी।
ड्रिप और इंजेक्शन अपनी जगह चल रहे थे। ज़ैनब भी बहुत थक चुकी थी। वो यूनी के वक्त की निकली हुई थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था। सीमल के लिए भी परेशान थी और इकराम साहब की मौत पर भी अफसोस कर रही थी। आरिश जब आया तो उसने ज़ैनब को गफूर अंकल के साथ घर भेज दिया। उन्हें वापसी पर ज़ैनब की अम्मी को लेते हुए अपने घर जाना था, जो कि सीमल की अम्मी के पास थी। सलमान साहब और उनकी ज़ौजा भी बेगम इकराम के साथ थे। चूंकि इकराम के कोई भाई बहन नहीं थे तो सारे काम सलमान साहब कर रहे थे, जो बहुत अपने होने का सच्चे दिल से सबूत दे रहे थे। शहरे यारा, शहरे यारा, शहरे यारा, दिल न माने फिर चला है शहरे यारा, दूर रहकर रूबरू है शहरे यारा, टूटे दिल की आरज़ू है शहरे यारा, मोहब्बत के वास्ते सुना है दो जहां बने हैं तो फिर क्यों सज़ा नमाज़े मोहब्बत तो, ऐसी नमाज है जिसकी मिले ना जज़ा, कर रही किस्मत यही गिला, अजनबी होकर फिर है चला शहरे यारा, दिल न माने फिर चला है शहरे यारा, दूर रहकर रूबरू है शहरे यारा, टूटे दिल की आरज़ू है शहरे यारा। आरिश के कानों में कहीं दूर हरे से इस गाने के अल्फाज सुनाई दे रहे थे और वो ये गाना सुनते हुए मदहोश हो रहा था। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे जब सीमल की आंख प्यास लगने के बायस खुली। आंखें खुलने के साथ ही उसके जहन में गुजरे दिन की गुजरी सारी रूदाद किसी फिल्म की तरह चलने लगी। सब याद आते ही वो अपने पानी की प्यास तो भूल गई, मगर अपने बाबा जानी के प्यार की प्यास उसे लग गई। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। आरिश दीवार के साथ पड़े काउच पर नीम दराज था। अपनी मताए हयात की आवाज़ कान में पड़ते ही सीधा बैठ गया और फ़ौरन सीमल की तरफ भागा। क्या हुआ सीमल, आर यू ऑल राइट? अंदाज सवालिया था। उसके बरक्स सीमल अपने होश में नहीं थी। वो मुसलसल अपने बाबा को याद कर रही थी और अपनी गमज़दा आवाज़ से हॉस्पिटल वालों को चीख चीख कर जगा रही थी। आरिश ने उसे चुप कराने के लिए जैसे ही उसके मुंह पे हाथ रखा, उसने झटके से उसका हाथ अपने मुंह से हटाया। उसके बाद उसने कुछ बोला तो नहीं, मगर वो अपनी नाजुक कलाई पर लगी ड्रिप को नोचकर निकालने लगी। कुछ समझ आते ही आरिश ने उसका अपने कलाई की तरफ बढ़ता हाथ रोक लिया। दिमाग ठीक है आपका? क्या करने जा रही थीं? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी बीवी के साथ ऐसा सुलूक उसके शौहर के सामने करें। करखत लहजे में जब वो पहली बार सीमल से मुखातिब हुआ तो वो हैरत के समंदर में होता ज़हन हो गई। उसके गुस्से में भी निराला प्यार अपनी बीवी जो कि सीमल आरिश ही थी के लिए छुपा था। अभी मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, फिर चलते हैं अगर उन्होंने इजाज़त दी तो। वो उसे इसी हाल में छोड़कर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर नमीरा ने आकर सब कुछ चेक किया, तब उन्होंने आरिश को बोला कि अब आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। सीमल की ड्रिप वगैरह तो उतर चुकी थी, अलबत्ता हाथ किसी बाइस काफ़ी बुरी तरह सूज चुका था। आरिश ने डॉक्टर नमीरा से इसकी वजह भी पूछी तो उन्होंने कहा शायद इन्होंने उल्टा हाथ रख लिया होगा किसी वक्त, तभी इसे हो गया, वरना और वजह तो कुछ भी नहीं हो सकती। आरिश ने तमाम चार्जेस अदा किए, फिर सीमल को लेकर कमरे से निकलने लगा। अभी वो थोड़ा आगे ही चले थे कि सीमल चक्कर आने के बायस लड़खड़ा गई। आरिश जो उसके साथ ही चल रहा था, फौरन गिरने से थाम लिया। साथ पड़ी कुर्सी ले बिठाया, 2 जानू होकर उसके सामने बैठ गया। सीमल कमरे से निकलते हुए भी रो रही थी और अब भी वो बहुत रो रही थी। आपने दोपहर में कुछ खाया था? सच बोलिएगा। सीधे सवाल किया गया था। नहीं, कल शाम का खाया था। सीधे ही जवाब भी दिया गया। यानी परसों शाम का? ओ माय गॉड, मुझे कहीं से नहीं लगता आप खुद डॉक्टर हैं। डाइट प्रॉपर नहीं, खुद की इंजेक्शन से डरती हैं, ड्रिप नोचने की कोशिश करती हैं और अब इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी। सुबह भी कुछ नहीं खाया? इतना कुछ सुनाने के बाद कदरे धीमे अंदाज में पूछा। नहीं, बताया तो कुछ नहीं खाया, शायद तभी चक्कर आ रहे हैं। सीमल की तरफ से रोते हुए हल्की आवाज़ में जवाब आया। वेट, आप रुकिए, मैं अभी कैंटीन से कुछ लेकर आता हूँ, फिर कुछ खा कर चलते हैं। आरिश ये बोलते ही हॉस्पिटल की मौजूदा कैंटीन की तरफ जाने लगा। छोड़ दें, मैं घर जाकर कुछ खा लूँगी। मैं अपनी बीवी के लिए ला रहा हूँ और उन्हें खाना और पीना दोनों पड़ेगा। आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ 5 मिनट। ये कहकर आरिश अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गया। फिज़ा में अजीब सोगवारी सी थी। सीमल की आंखों से मुसलसल गर्म पानी रवां था। मौसम सरमा की आमद थी, रातें सर्द होने के बायस उसके दांत भी बज रहे थे। बेगम इकराम को इस वक्त भी नींद नहीं आ रही थी। ज़ैनब ने उनके घर जाकर उन्हें रिलैक्स करने के लिए सिर्फ इतना कहा था कि अब सीमल ठीक है, लेकिन दरअसल सीमल उस वक्त भी अपने होशो हवास से बेगाना
चित हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। लेकिन कहते हैं माँ की दुआ सब दुआओं की माँ होती है, तो बस यही कुछ हकीकत सीमल की जिंदगी में भी थी। आरिश के पुरजोर इसरार पर ज़ैनब ने ये झूठ बोला था ताकि वो इस रात तो सो सकें, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार गई थी। वो लेटी हुई मुख्तलिफ दुआएं सूरतें पढ़कर तसव्वुर में ही फूंक रही थी। शायद यही कुछ सीमल को होश में बिना किसी दवा के ले आया था। जब काफ़ी देर वो पढ़ते पढ़ते थक गईं तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। आखिर को माँ थीं, इल्हाम तो हो जाता है कि आया उनकी औलाद सुकून में है या मुसीबत में। थोड़े सुकून के लम्हे ही मिले थे कि नींद की देवी उन्हें अपनी वादी में ले उतरी। ज़ैनब अपनी वालिदा और वालिद के साथ जिस वक्त घर पहुंचे थे उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। खाना खाने का किसी का दिल नहीं था तो सब ऐसे ही अपने कमरों में चले गए। कमरे में आके वो सीधी अपने बेड पर गिरी और औंधे मुंह लेट गईं। ज़ैनब काफ़ी उदास थी अपनी बहन जैसी दोस्त की ऐसी हालत का सोचकर। सोचते सोचते वो भी जल्द ही कपड़े तब्दील किए बगैर नींद में खो गईं। जब वो कैंटीन की तरफ गया तो वहाँ एक बड़ा सा ताला दरवाजे पर लगा आरिश को मुंह चढ़ा रहा था। अब तो सही मानों में उसे वक्त का अंदाज़ा हुआ जो 4:30 बता रहा था। वो ऐसे ही अपना लटका हुआ मुंह लेकर सीमल के पास आया जो सर्दी में सिकड़ कर बैठी कांप रही थी। साथ साथ चेहरे की बारिश भी अभी तक जारी थी। सुर्ख होती नाक, आंखों से बहते कीमती मोती और कपकपाते हुए वो सीधा आरिश के दिल में उतर रही थी। वो उसके पास आकर 2 जानू बैठा, फिर उसने उसके हाथों की पूरों से वो तमाम कीमती मोती चुन लिए। सीमल उसकी इस जसारत पर शशतर रह गई। यकायक होश में आकर आरिश खड़ा हो गया और फौरन हिचकिचाते हुए मुखातिब हुआ, अभी यहाँ की कैंटीन तो बंद है, हम बाहर से कुछ ले लेते हैं। ये कहने के साथ ही सीमल खड़ी हो गई। आरिश ने जैसे ही उसके खड़े होते ही उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे अपने साथ चलाने लगा। आज सीमल आरिश के रवैये से बहुत हैरान थी, मगर वो कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसके रिश्ते ने उसे ये हक दिया था, तो वो कौन होती थी उसे रोकने वाली। आगे पीछे चलते वो गाड़ी तक पहुंचे, फिर गाड़ी में बैठकर उसे ठंड में थोड़ी कमी महसूस हुई। रास्ते से आरिश ने सीमल को बहुत सारी चीजें लेकर दी थी और जबरदस्ती अपने सामने खिलाई भी थी। घर के बाहर हॉर्न देने के बाद गेट कीपर छोटे गेट से बरामद हुआ और आने वाले के मुताल्लिक पूछा। सामने इस घर के बेटी और दामाद थे तो फौरन गेट खोल दिया गया। आरिश अपनी विट्स जन से अंदर ले आया। सीमल जब गाड़ी से उतरी तो आरिश उसे गहरी नजरों से देख रहा था, गोया अपने दिल में उतारना चाह रहा था। सीमल खजल सी होती गाड़ी से उतरी। गाड़ी से उतरकर वो सीधी अंदर भागी और अपने माँ बाप के कमरे की सिमत जाकर गायब हो गई। आरिश इसी शशोपंज में था कि वो अंदर जाए या नहीं, मगर ऐन इसी वक्त उसका आईफोन बजने लगा। आईफोन जेब से निकालते ही उसे अरसम कॉलिंग लिखा नजर आया। उसे काफ़ी हैरत हुई कि इस वक्त अरसम की कॉल। खैर, दिल में अच्छे ख्यालात लाते हुए इसने कॉल पिक की। अस्सलामुअलैकुम, खैरियत सारिम? इतनी सुबह ही सुबह हम गरीबों के दर क्यों खड़काए? सवालिया और मजाकिया दोनों अंदाज का इम्तिजाज अरसम फ़ौरन तो ना समझ सका। वालेकुम अस्सलाम, हाँ खैरियत है। और तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा नाम अरसम है, तो फिर तू क्यों सारिम सारिम करता रहता है? गुस्से में डपटते हुए वो आरिश को बोला, वो असल में ना मुझे तेरा ये नाम अच्छा लगता है। अरसम सब बोलते तो हैं, तो मैं सिर्फ तुझे सारिम नहीं बोल सकता। तुम ना अपने बच्चों में पहले बच्चे का नाम सारिम रख देना, बट खुदारा मेरा नाम को ना उलट पलट कर। अरसम ने उसे छेड़ना चाहा। बच्चों का जिक्र आते ही उसे अपनी कीमती मताए हयात का ख्याल आया। अरसम की बात को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए उसने बात को तूल दिया। तुम बताओ, इतनी सुबह आपकी कॉल करने का मकसद? आरिश सीधे काम की बात पर आया। हाँ, वो सर की कॉल आई थी, वो बोल रहे थे तुमने घर आके उनसे कोई राब्ता नहीं किया। बेटा खैर मना ले और फिर कॉल कर ले। वो समझ रहे हैं कि तुम आगा बारान वाले केस को सिरे से ही भूल गए हो, तभी उनसे कोई डिस्कशन नहीं की। और पहले ये बता कि आज तूने मेरे पास आना था, शाम कहाँ था तू? अरसम ने उसे सही से आड़े हाथों लिया। हाँ यार, उन्हें कॉल करनी थी, वक्त ही नहीं मिला। सिचुएशन ही ऐसी थी ना तेरे पास आ सका ना ही सर को कॉल कर सका। सर को पता है मैं अपने काम के किए बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, फिर सर ने ऐसा बोला। खैर यार, सुबह तुम मेरे घर आओ, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। आरिश ने उसकी हाँ सुननी चाहिए। इज़ एवरीथिंग ओके ना कैप्टन? परेशान लग रहा है तू मुझे? अरसम ने उसके लहजे को नज़र में रखते हुए सोचा, क्योंकि आरिश अरसम के साथ काफ़ी चिल रहता था। आफ्टर ऑल वो दोनों तीसरी जमात से साथ थे और नेवी सीक्रेट एजेंट में सिलेक्शन भी साथ ही हुआ था। शायद किस्मत उनकी दोस्ती पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। नहीं, सब ठीक है, तुम मिलो, सुबह फिर बात होती है। खाली बात नहीं, मुझे शॉपिंग भी करनी है अपनी एंगेजमेंट की, तो तुम्हारे साथ जाऊंगा। तेरा टेस्ट काफ़ी अच्छा है। चल ठीक है, डन।
ابھی فون رکھتا ہوں، اللہ حافظ، خیال رکھنا اپنا، فی امان اللہ۔ آرش نے نیک دعاؤں کے ساتھ کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پھر وہ گاڑی میں موجود وہ سامان اٹھانے لگا جو سیمل جلدی میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور پھر گاڑی سے نکل کے وہ اندر اپنی منزل کی جانب چل پڑا جہاں اس کی منکوہا اندر کہیں چھپی تھی۔ اندر جا کر سیمل سیدھے امی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور زہر و قطار رونے لگی۔ بیگم اکرام کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی تو کچی نیند ہونے کے باعث پاؤں پہ دباؤ محسوس کر کے وہ بھی فوراً جاگ گئیں۔ سیمل نے جیسے ہی دیکھا وہ اٹھ گئی ہیں تو ان کے گلے لگ کے بے اختیار ہچکیاں لینے لگی۔ آرش جو کچن کے کاؤنٹر پہ سامان رکھ رہا تھا، پانی کی بوتل اور گلاس دکھنے کے باعث اندازے سے ساتھ لے کر سیمل کی امی ابو کے کمرے کی طرف آ گیا۔ اسے پورا یقین تھا وہ یہیں ہوگی، اور وہ اسے دکھ بھی گئی تھی۔ دونوں کے مابین جو رشتہ تھا وہ تو مجبور کر رہا تھا کہ جا کے اس دشمن جان کو چپ کروا دے، مگر بیگم کی اکرام کی موجودگی میں وہ ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ صرف گلاس میں پانی نکال کر ہی اس سے سامنے کر سکا تھا۔ بیگم اکرام نے اسے زبردستی خود سے جدا کر کے پانی کا گلاس آرش سے لے کر پکڑایا، جس میں سے اس نے چند گھونٹ پانی کے لیے اور پھر اپنی امی کی گود میں سر رکھ کر فرش پر ہی نیم دراز ہو گئی۔ آرش پانی کا گلاس لے کر واپسی کچن میں جب رکھ کر آیا تو بیگم اکرام اس کے سر میں ہولے ہولے سے ہاتھ پھیر رہی تھیں اور وہ رو رو اپنی آنکھیں سجا رہی تھی۔ اچانک بیگم اکرام کی نظر سیمل کے سوجے ہوئے ہاتھ پہ پڑی تو وہ اس سے پوچھنے لگی مگر جواب نادار۔ انہوں نے جھک کر دیکھا تو وہ شاید نہیں، یقیناً نیند کی وادی میں اترنے کے لیے بے قرار تھی۔ آرش جب تک بیڈ کے برابر موجود تھوڑی دور رکھے کاؤچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ سیمل کے جواب نہ دینے پہ انہوں نے آرش سے اس کے سوجے ہاتھ کی وجہ جاننی چاہی۔ آنٹی، وہ شاید انہوں نے ہاتھ کچھ دیر کے لیے الٹا رکھ لیا ہوگا کسی وقت تو اس کی وجہ سے سوجن آ گئی ہے، یہ سو کر اٹھیں تو برف کی ٹکور کر دیجیے گا، کافی آرام ملے گا۔ آرش نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ بیٹا تم بھی لیٹ جاؤ، یہاں بیڈ پہ یا سیمل کے کمرے میں چلے جاؤ، یہ تو یہیں سو گئی، اس کو اٹھا کے لٹا دیتی ہوں اوپر میں۔ بیگم اکرام پہلے آرش سے مخاطب تھیں، پھر وہ خود سے مخاطب ہو کر بولنے لگ گئیں۔ نہیں آنٹی، میں گھر جاؤں گا، بس اب کافی دیر ہو گئی، ناشتے کا سامان کاؤنٹر پہ رکھ دیا ہے آنٹی، آپ لوگ کر لیجیے گا۔ آرش نے وضاحت دینی چاہی کیونکہ جس کے ساتھ اس نے سامان لیا تھا وہ تو سارا سامان چھوڑ چھاڑ کر اندر آ کر سو گئی تھی۔ زینب بیٹی، تم نے اپنا سوٹ درزن کے پاس سے منگوا لیا جو آلٹر کرنے دیا تھا؟ غفور صاحب کو اچانک یاد آیا کیونکہ لینے تو انہیں ہی جانا تھا۔ نہیں ابو، میں نے فون کر کے پوچھا تھا، ابھی نہیں کیا اس نے ٹھیک، میں نے بولا تھا اسے، وہ انشاءاللہ جلد کر دے گی۔ ابو، میرا تو دل بھی نہیں چاہ رہا، پتہ نہیں سیما لائے گی یا نہیں، ابھی تو 2 دن ہی ہوئے ہیں انتقال کو۔ زینب کے بھی دل میں اکرام صاحب کی موت کا غم تازہ تھا۔ بیٹا، ہماری بھی مجبوری ہے، ارسم کو جانا ہے اپنے مشن پہ، اس لیے پھر پتہ نہیں کب واپسی ہو، خیر تم سیمل کو جا کے لے آنا، اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ غفور صاحب کے دل میں سیمل کے لیے نیک تمنائیں تھیں۔ جی ابو، دیکھتے ہیں پھر، زینب اپنے آگے کی آنے والی زندگی میں کھوتے ہوئے جواب دیا۔ اگلی صبح ارسم آرش کے بیڈ روم میں کھڑا اسے جگا رہا تھا۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد اب آرش اٹھ گیا تھا اور اب بہت بری طرح اپنے سارم پہ برس رہا تھا۔ یار، میں 2 دن کا جاگا ہوا تھا، ابھی فجر پڑھ کر سویا تھا اور تو نے 11 بجے ہی سر پہ سوار ہو کر کسی سخت اماؤں کی طرح اٹھا دیا۔ آرش صحیح معنوں میں نیند کے خمار میں ڈوب بھی رہا تھا اور ارسم کی درگت بھی بنا رہا تھا۔ یار، تو جاگ کر کیا کر رہا تھا؟ سب سیٹ ہے نا؟ کہیں کوئی لڑکی کا تو چکر نہیں؟ ارسم نے بس مذاق کیا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ تھوڑی دیر بعد آرش کوئی دھماکہ کرنے والا ہے۔ اگلے ہی لمحے آرش خوب ہنسنے لگا اور خوب دم لگا کر بھارت کی طرح ہنسنے کے بعد گزشتہ دنوں کے سارے واقعات اس کے گوش گزار کیے۔ سیمل سے ملنے سے لے کر صبح گھر تک چھوڑنے کی ساری بات بتائی۔ آرش کے لیے یہ کافی حیرت کی بات تھی کہ پوری بات ارسم نے بالکل چپ چاپ سنی تھی، اور اس کے برعکس ارسم پوری طرح کسی شاکٹ میں تھا۔ پوری بات سننے کے بعد ارسم نے خوب گالیوں سے آرش کو نوازا، اتنا کہ آرش کو ہنسی آ رہی تھی اور ارسم کا دل چاہ رہا تھا کہ اس ایک دن کے دولہے کا گلا گھونٹتے۔ کوئی اس قدر بے حس ہوتا ہے آرش؟ اپنے بھائی تک کو اپنے نکاح میں نہیں بلایا کمینے تو نے، اور دعوے تم بڑے بڑے کرتے ہو۔ ارسم کافی ڈسہرٹ ہوا تھا، مگر کیا کرتا، وہ تو اس کا دوست سے زیادہ بھائی تھا۔ کافی دیر کے منانے کے بعد آخر ارسم راضی ہو ہی گیا تھا۔ پھر انہوں نے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد شاپنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنے ارادے کو پورا کرتے ہوئے انہیں دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اور پھر آرش نے گھر آ کر سر کو کال کی اور ان سے خوب ڈسکشن کی اور ان سے کال نہ کرنے کے لیے معافی بھی مانگی۔ منگنی کا دن دیکھتے ہی دیکھتے آ پہنچا۔ سیمل کی والدہ نے سیمل کو زبردستی تیار کروایا تھا اور وہ بے دلی سے تیار ہو کر شام میں ہی زینب کے گھر رکشہ لے کر چلی گئی تھی۔ ڈرائیور کو امی نے کسی کام سے باہر بھیجا تھا تو وہ زینب کی جلدی کرنے پر رکشہ لے کر ہی چلی گئی تھی۔
میک اپ کے نام پہ صرف نیچرل لپ گلوس لگایا تھا تو کسی کو کافی غور کرنے سے دکھ رہا تھا۔ صبح ہی آرش گھر کا چکر لگا کر گیا تھا، البتہ سلمان صاحب روزانہ باقاعدگی کے ساتھ ان سب سے رابطے میں تھے۔ بیگم سلمان بھی روز چکر لگاتی تھی شام کے وقت۔ امی عدت میں تھیں، اس وجہ سے سیمل کو اکیلے ہی آنا پڑا تھا۔ آنکھیں رونے کے باعث بے حد سوجی تھیں جو اس کے چہرے کی رونق کو چار چاند لگا رہے تھے۔ زینب اپنے روم میں تقریباً تیار ہو گئی تھی جب سیمل اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ ذرا اس کا بھی سموکی میک اپ کر دیں پلیز، زینب نے پاس کھڑی بیوٹیشین کو کہا۔ سمی یہاں بیٹھ جاؤ عزت سے، ورنہ میں نے بہت مارنا ہے تمہیں، زینب نے اسے ڈرانا چاہا۔ کافی دیر کے پیچ و تاب کے بعد بالآخر سیمل تیار ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب تیار ہو کر ہال پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکے والے آ گئے۔ سیمل چونکہ زینب کے پاس تھی تو وہ سب کو ریسیو نہیں کرنے جا سکی۔ فنکشن چونکہ کمبائنڈ تھا تو پہلے زینب کی رسم ہونی تھی، پھر ارسم کی۔ ارسم نے وائٹ کرتا اور اس کے اوپر بلیک واسکٹ پہن رکھی تھی۔ زینب نے بھی وائٹ میکسی جس پہ وائٹ پرل کا نہایت نازک مگر دلکش کام ہوا تھا زیب تن کر رکھی تھی۔ سٹیج پہ بیٹھی وہ کوئی آسمان سے اتری حور معلوم ہو رہی تھی۔ آرش نے ابھی تک زینب یا سیمل دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن غفور صاحب کو اچانک وہاں دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ ارسم جو اپنی امی اور غفور صاحب سے بات کر رہا تھا وہ فوراً ان کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ غفور صاحب بھی حیرت میں تھے کہ سیمل آرش کو بھی ساتھ لائی ہے۔ انکل آپ یہاں کیسے؟ آرش نے انتہائی بے وقوفانہ سوال کیا۔ کم از کم ارسم اور اس کی والدہ کو تو یہی لگا۔ بیٹا میری بیٹی کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ ہے، یہ کہتے ہی انہوں نے ارسم کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی اس نے ارسم کو دیکھا اس نے شرما کے اپنی بتیسی باہر نکالی۔ آرش کا دل چاہتا اسے دانت توڑ دے، مگر حالات کو بہتر بناتے ہوئے مجھے معلوم ہے انکل کہہ کر جان چھڑانا چاہتا تھا، مگر ارسم کی والدہ نے یہ جو بات بن گئی تھی جاننی چاہی۔ ساری بات کلیئر کر کے اب آرش کی نظریں سیمل کو تلاش میں چاروں اطراف گردان تھیں۔ بالآخر وہ اسے ڈریسنگ روم سے اپنا دوپٹہ صحیح کر کے نکلتی ہوئی دکھ گئی۔ روم سے نکلتے ہوئے وہ زینب کے پاس جا رہی تھی جب اسے خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ تھوڑی ہی نظر دوڑائی تھی کہ سامنے آرش کو اپنے آپ پہ نظر مرکوز کیے دیکھ کر 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ جو اس دن کے بعد سے آرش کے سامنے نہیں آئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا آج یوں اس کا آرش سے سامنا ہوگا، ورنہ وہ تو کسی قیمت یہاں نہیں آتی۔ سیمل نے بلیک کلر کی نیٹ کی شرٹ اور بلیک ہی چوڑی دار پاجامہ اور اس کے ساتھ ہم رنگ ہی دوپٹہ اور حجاب لے رکھا تھا جو اس کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا۔ بلیک سموکی کافی سوجی آئیز اور براؤن نیچرل کلر کی لپسٹک اسے کوئی اپسرا لگ رہی تھی جو سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اتفاق سے آرش نے بھی بلیک ہی کرتا زیب تن کیا تھا جس پہ اس کی ہلکی بڑھی شیو کہنی تک فولڈڈ آستین اسے حد سے زیادہ ڈیشنگ بنا رہی تھی۔ آرش نے آگے بڑھ کر سیمل کو سلام کیا، پھر باتوں کا سلسلہ ہی چل نکلا۔ وہ چاروں آپس میں دوست نکلے تھے۔ کافی عجیب سی سرپرائز فیلنگ آ رہی تھی۔ ڈنر کرنے کے بعد سیمل نے زینب سے اجازت لینی چاہی۔ یار میں چلتی ہوں اب، امی گھر میں اکیلی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ گی کیسے؟ اس وقت چاروں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ سیمل نظریں نیچی کر کے زینب سے بات کر رہی تھی کیونکہ آرش مسلسل اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ سیمل میں چھوڑ دوں گا آپ کو، مجھے آنٹی سے بھی ملنا تھا۔ آنٹی کو کوئی کام تھا، انہوں نے مجھے بلایا بھی تھا۔ آرش نے جھوٹ کا سہارا لینا چاہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سیمل ایسے نہیں مانے گی۔ ہاں ٹھیک ہے جیجو تمہیں گھر چھوڑ دیں گی۔ اپنے لیے سیمل سے منسوب نام سن کر آرش کو ہنسی آ گئی۔ بدلے میں سیمل نے زینب کو اچھی والی گھوری سے نوازا۔ تھوڑی مزید چھیڑخانی کے بعد وہ دونوں پارکنگ ایریا کی جانب آ گئے۔ آرش نے آگے بڑھ کر سیمل کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ سیمل محظوظ ہوتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ کچھ دیر میں اس کے اوپر کیا قیامت سے بھی بڑی قیامت گرنے والی ہے۔ دوستو یہاں تک کی کہانی میں آپ نے دیکھا کہ سیمل اور آرش کی ملاقات کس طرح ہوئی، کیسے ان کے درمیان دوستی بڑھی اور پھر اچانک ایک المیہ نے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آگے کیا ہوا؟ کیا آرش اور سیمل کی شادی خوشگوار رہی؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کس منظر نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ حافظ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موڑ کے ساتھ۔